खा पी के तैयार? चलिए, श्रवण भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बातचीत। आवाज ठीक आ रही है? ठीक हो रहा है, जो भी है। चलिए, इसको बंद कर दीजिए, प्रोजेक्टर को। तो कितनों को लगता है कि मानव जाति की सभी समस्या का एक कारण है, केवल एक कारण, और वो क्या है? समझ की कमी ही सभी समस्या का कारण है। हाँ हाँ, मॉनिटर नहीं ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है, बढ़ा दो थोड़ा। तो समझ में कमी ही सभी समस्या का कारण। कितने लोग सहमत हो पाए इससे? कितने लोग सहमत हो पाए? कितने लोग असहमत? थोड़ी बड़ी बात कह रहा हूं मैं, तो इतनी आसानी से मानियो मत। हमारा निवेदन ये रहता है कि मानना नहीं है। आप असहमत होने की पूरी कोशिश करेंगे तो डायलॉग थोड़ा आगे बढ़ेगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हाँ जी, क्या कहा जा रहा है कि मानव की सभी समस्या, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो पर्यावरण के लेकर हो, चाहे वो मनोरोग को लेकर हो, चाहे वो शरीर में होने वाले रोग को लेकर हो, चाहे बच्चों को लेकर हो, चाहे पति को लेकर हो, चाहे पत्नी को लेकर हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का दंगा हो, चाहे चंद्रमा पे जाएं कि नहीं जाएं, है ना, ये सारे मुद्दों का मुद्दा हो, इसका केवल एक कारण बता रहे हैं, समझ में कमी। और समझने के वस्तु तीन बता रहे हैं, मानव क्या, मानव का सुख क्या, और कैसे हम सब लोग सुखपूर्वक सदा सदा इस धरती पर रह सकते हैं, उसकी व्यवस्था क्या है। इज इट क्लियर? तो कोई भी समस्या हो आप लाओ, यदि आपको लगता है कि नहीं समझ में कमी के अलावा कोई कारण है, तो 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा नींद भी उड़ेगा। बताइए दीदी, दीदी कुछ कहना चाहती है? मेरा नाम खुशबू नाटा है जी, खुशबू जी। ये जो आप बता रहे हैं समझ की कमी की वजह से सब ये चीजें होती है, तो मुझे लगता है कि समझ तो सब में है, पर वो समझ के साथ जीना कैसे है वो नहीं आता है। समझ तो सब समझदार यहाँ पे सब है, मुझे नहीं लगता है किसी की भी समझ में किसी की समझ में कोई कमी होगी। जी, अभी इन्होंने एक बात बोली है खुशबू दीदी ने, उस पर हम लोग को थोड़ा सा बात करना चाहिए और थोड़ा सोचेंगे। समझने की शक्ति है हमारे में, हम सब लोग समझ सकते हैं। सकना एक चीज है, समझ गए एक दूसरी चीज है। जीना क्यों, जीना कैसे के उत्तर पा जाना ही समझना है। और उत्तर कैसा होना चाहिए? उत्तर होगा लॉजिकल। मुझे लगता है पहले से ज्यादा इको हो रहा है, रिवर्ब हो रहा है। उत्तर कैसा होना चाहिए? हाँ, उत्तर कैसा होना चाहिए? तार्किक। उत्तर कैसा होना है? व्यवहारिक। उत्तर कैसा होना चाहिए? उत्तर से खुश होना चाहिए। जीना क्यों, जीना कैसे एकमात्र प्रश्न है हमारे लिए, और उसको समझ जाना ही समझदारी है। अभी जैसे अभी ये आपके कौन बैठी है बाजू में? हाँ, बेटी है। अभी बेटी क्या होती है ये हमको पता ही नहीं है। आप माँ हैं तो क्या मतलब होता है उसका? तो फिर ये दोनों चीज नहीं पता है तो फिर बेटी के साथ जीना क्यों, फिर बेटी के साथ जीना कैसे? तो जीना क्यों, जीना कैसे प्रश्न हर समय मेरे को आपकी तरफ देखना क्यों और देख के करना क्या है, क्यों और कैसे का उत्तर चाहिए। और ये उत्तर अभी तक हमको मिले नहीं है। हम सबके अंदर समझने की ताकत है, सब समझ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे में भी
समझने की ताकत है। हमको लगता है कि वो किसी आयु के बाद समझता है, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि वो किसी आयु के बाद समझता है, वो पैदा होते से ही समझना शुरू, उसके पहले से ही शुरू है। जिस दिन हम कक्षा 1 में एडमिशन कराते हैं सरकार के नियम से, उस दिन तक वो बहुत सारी चीज़ें समझ चुका होता है और हम केवल 26 अक्षर के पीछे पड़े रहते हैं। मोर देन 5,000 से अधिक चीज़ों को वो पहचानता है जिस दिन वो क्लास में आता है, आपकी क्लास में। उनका नाम जानता है, वो वस्तु को पहचानता है। नाम जानना ज़्यादा जरूरी है कि वस्तु जानना जरूरी है? क्या जरूरी है? वस्तु। तो वो नाम भी जानता है और वस्तु भी जानता है। हो सकता है कोई कोई चीज़ों का नाम नहीं पता हो, लेकिन वस्तुओं को जानता है। और हमारा स्कूलिंग शुरू होता है ये मान के कि कुछ नहीं जानता है, और फिर वहाँ से शुरू करते हैं ए फॉर एप्पल, और वो बोलता साइड में रखो। जब आप उसका अपमान ही कर देते हो तो फिर नहीं सुनता हो। यहाँ पे आप आए और आपका किसी कारण से अपमान हो जाए थोड़ी देर के लिए, है ना, रजिस्ट्रेशन डेस्क पे बोले जरा पीछे कर दो, तो कैसा लगेगा आपको? उसके बाद आप सुनोगे अंदर बैठ के? नहीं सुनोगे ना। अब अपमान हो गया तो अब तो बदला लिया जाएगा। तो ये दिखता है कि समझने की शक्ति उस बच्चे में भी है, आप में भी है। और आज पैदा होने वाला और कल मरने वाला, आवाज़ ठीक है ना? हेडेक तो नहीं हो रहा आपको? भारी तो नहीं पड़ रही? तो आज पैदा होने वाला और कल मरने वाले बच्चे में भी समझने की शक्ति है। दैट डजंट मीन कि हम समझ गए। किसी को लगता है कि वो समझ गया तो आए, मेरा तो खुला वेलकम है, बताए आदमी का सुख क्या है, बताए सुखपूर्वक कैसे हम रह सकते हैं, बताए नर नारी में समानता कैसे होगी, बताए अमीरी गरीबी में संतुलन कैसे होगा, बताए कि बच्चों के साथ शिक्षा का क्या स्वरूप होगा। तो आप जो दुनिया में पले बड़े हैं उसी में हम भी पले बड़े हैं, और उसमें जो मोटा मोटी जो समझ है वो सभी के पास है, वो बिल्कुल ठीक करिए आप। लेकिन वो नहीं है जिससे कि हम संतुष्ट हो जाए, जिससे हमको तृप्ति हो जाए, है ना। तो दीदी ने कहा ही तो समझने की शक्ति सब में है। बहुत सारे यहाँ बैठे रहते हैं, उनको लगता है कुछ नहीं होता है यार, एक दिन के लिए आए सुन लो यार। ऐसा कोई होता है कि जिंदगी में कोई सुखी होता है क्या? क्योंकि आपको लगता रहता है ऐसा कुछ नहीं होता है। 50 व्याख्यान हमने सुन लिए, हजारों सुन लिए, कुछ होता नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर ली और वहां जाके देखो तो वो ढाक के 3 पार। तो उस प्रकार से हम अविश्वास से भरे रहते हैं। जब उसी को दिख जाता है कि नहीं हो सकता है, कुछ बातें ऐसी हो रही है जो हमने पहली बार सुनी है और अब हमको समझ में आ रही है और चीजें मेरे हाथ में आ रही है, उसके लिए होता है एक परिचय शिविर। 7 दिन का हम शिविर करते हैं जिसमें पूरी बात विस्तार से रखी जाती है कि हम चाहते क्या हैं और कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है, और पूरा बर्डन है ना 7 दिन में गायब। आदमी की ज़िंदगी में जो बोझा लेके चल रहे ना गायब हो जाता है। किस प्रकार से कि जब मानव का अध्ययन हम शुरू करते हैं, पूरा नहीं होता एक वर्कशॉप में, उसको थोड़ा सा और आगे ले जाना पड़ता है। तो छोटा सा सिलेबस है, 2-3 हमारे यहाँ कुल 47 दिन का सिलेबस है, 47 डेज का। 47 डेज में आप सुखी हो सकते हैं यदि आप जैसा बताया जा रहा है वैसा सोचने लग जाएं, समझने लग जाएं। तो आसान है, क्योंकि सुख कोई बहुत दूर की चीज़ नहीं है। जो भले ही हम है ना 1 लाख साल से रह रहे हों, मुझे तो बिल्कुल आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, आपको ठीक आ रही है? हाँ ठीक आ रही है? आप लोगों को ठीक है तो मेरे को ठीक है। तो भले मानव का इतिहास 1 लाख साल का हो, मानव क्या है, सुख क्या है, सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है, कोई कोई व्यक्ति समझे होंगे, मना नहीं कर रहे, महापुरुषों को हम बोलते हैं समझे होंगे, लेकिन हमारे को उपलब्ध नहीं हुआ। एक जनता जनार्दन के पास ये आया नहीं, एजुकेशनल मेथड से तो नहीं आया। हाँ या ना? हाँ या ना? शिक्षा विधि से नहीं आया। कोई बोला ये करो वो करो तो हुआ होगा, पता नहीं। तो जिस एजुकेशन से मैं गुजरा, जिस एजुकेशन से है ना हमने दी, मैं कॉलेज में पढ़ाए भी, तो वो जब हमने एजुकेशन दी और जब हमारे बच्चों को एजुकेशन मिली, तीन तरीके से देखा, खुद विद्यार्थी के नाते, टीचर के नाते और पालक के नाते, माता पिता के नाते, हमने देखा उस एजुकेशन में तो कहीं नहीं है। वहाँ तो वही है, वही सफलता है। सफलता का मतलब अधिक पैसा, सुख का मतलब इंद्रिय सुख, है ना, और जो आगे बढ़ने का मतलब अपनों से आगे निकल जाओ, उनके सिर पे पैर रख के आगे बढ़ जाओ।
तो उन्हीं उन्हीं जगह पे हम घूम रहे हैं। तो हम सबके अंदर समझने की शक्ति है, लानी नहीं है। नारियों में कम होती है, पढ़े लिखों में ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब में समान रूप से। और हम समझना काहे के लिए चाहते हैं? सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए? आप बताओ, समझना काहे के लिए चाहते हैं हम? सुखी होने के लिए। तो हमारे करिकुलम में सुख का कोई बात ही नहीं हो रही। और एजुकेशन काहे के लिए चाहिए? रोटी खाने के लिए ना, रोटी कमाने के लिए, कोई स्किल सीखने के लिए आपको कोई भी एजुकेशन नहीं चाहिए। और तो और दुर्भाग्य हमारी दुनिया का, अभी बोल रहे हैं कि बच्चे पैदा करना, सेक्स की एजुकेशन। अरे सेक्स की एजुकेशन नहीं चाहिए होती है। लाख साल पहले भी अपन बच्चे पैदा करने में सक्षम हो चुके थे, सफल हुए कि नहीं हुए? वो तो हो ही चुका है, उसकी कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। एजुकेशन चाहिए कि हम अपने शरीर की संवेदनाओं को किस प्रकार से नियंत्रित रख सकें, उसकी एजुकेशन चाहिए, जिससे कि हम सुखपूर्वक जी सकें, शांतिपूर्वक जी सकें, संतोषपूर्वक जी सकें, उसकी एजुकेशन चाहिए। तो हमारा दुर्भाग्य है, हमारी बड़ी बड़ी कमेटी बन के बोल रही कि हमको अब सेक्स एजुकेशन देना है ना। उस एजुकेशन रोटी कमाने के लिए नहीं चाहिए, एजुकेशन कोई इंडस्ट्री चलाने के लिए नहीं चाहिए, एजुकेशन कोई टेक्नोलॉजी के लिए नहीं चाहिए होती। आप तो देखते हो कि हिंदुस्तान में या किसी भी देश में जब देखोगे, जब फॉर्मल एजुकेशन नहीं आया तब से भी लोग एक से एक बढ़िया टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, हाँ या ना? लोगों ने कभी से खगोल शास्त्र में कौन कौन से ग्रहों की गतियां कैसे होंगी, कब कौन सा कहाँ पे पहुंचेगा, उसका आकलन कर लिया कि नहीं कर लिया? कौन सी एजुकेशन सिस्टम हमने बनाई थी? तो वो सब सीखना है। तो दो चीजें होती है, एक है समझना, दूसरा है सीखना। समझना क्या है? वो है मानव क्या है, जिंदगी क्या है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है ना? आप दोनों माँ बेटी हो, दोनों के यदि उद्देश्य अलग अलग है तो घर एक हो सकते हैं क्या? नहीं हो पाएंगे, टाइम पास कर रहे हैं सब, और जैसे मौका निकलेगा भाग जाएंगे। दोनों के जिंदगी के उद्देश्य अलग होंगे तो घर बचेंगे? बचेंगे? नहीं बचेंगे। हाँ, दोनों अलग अलग काम कर सकते हैं, कोई खेती करेगा, कोई फैक्ट्री चलाए, वो एक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, कोई खाना बना खिला रहा है, ये सब हो सकता है। लेकिन इन सब का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, उसमें एक रूपता, सामरस्यता, एकात्मकता। जब तक जीवन के उद्देश्य में एकात्मकता नहीं आएगी, सामरस्यता नहीं आएगी, तब तक हमारे परिवार बन ही नहीं सकते, तब तक हम सुखी रह नहीं सकते, तब तक दुनिया में शांति आएगी नहीं। अभी तो ये मानते ही नहीं है कि हम सबके जीवन का उद्देश्य एक है। क्योंकि मैंने बताया कि प्रकृति में कैसे आदमी इवॉल्व हुआ, हर एक आदमी के अंदर 2 किडनी और 1 हार्ट है कि नहीं है? आपके मेरे कहने से है क्या? तो पहले से ही है। तो सब कुछ डेफिनेट पर्पस के साथ काम हो रहा है। एक चींटी को देखो, बढ़िया से बढ़िया वो पर्पसफुल्ली जीती है, देखा कभी आपने? कोई काली चींटी देखो, लाल चींटी देखो, आप जा रहे होते, आप उंगली तो इधर चले जाते, उधर रखो उधर चले जाते, है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई इसके पीछे मैनेजर लगा हुआ है, कोई नहीं लगा हुआ। वो एक निश्चित पर्पस में जी रही है, उद्देश्य के साथ जी रही है। हम सब अपनी उपयोगिता से संपन्न होकर उपयोगिता पूर्वक जिएंगे, वही उद्देश्य है हमारा। हम सबका उद्देश्य है कि मानव अपनी उपयोगिता से संपन्न हो जाएगी। क्यों है? ये बात हमको पकड़ने की जरूरत है ना? तो सभी समस्याएं या तो प्रदूषण की हो, पर्यावरण की हो, फ्रस्ट्रेशन की हो, भ्रष्टाचार की हो, उसका केवल एक कारण है। वो क्या है? समझ की कमी। सोचिए क्या रिसर्च हुआ, क्या अद्भुत रिसर्च है कि मानव की सभी समस्या का केवल एक कारण वो है समझ की कमी। समझ की कमी नहीं है इसीलिए हम घर छोड़ के भागे हैं, समझ की कमी नहीं है, समझ की कमी है इसीलिए हम लोग जो है वो है ना मनोरंजन के पीछे भाग रहे हैं। समझ की कमी है, मनोरंजन के नाम पे, प्रकृति के नाम पे हम प्रकृति का फिर से शोषण कर रहे हैं। समझ की कमी है इसलिए हम घर से जाकर निकल के मंगल ग्रह पहुंच रहे हैं, और मंगल ग्रह से भी वापस दंगल करके इधर ही आना है। एक आदमी को अपने आप को समझना कितना महत्वपूर्ण है ना? ये इस बात की गरिमा, इस बात की वैभव को हम पहचाने नहीं है। हम सोचे केवल पेट भरना इंपॉर्टेंट है, तो पेट भरना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे केवल जिंदा रहना होता है। और जब समझ में आता है तो जिंदगी चालू होती है। और जिंदगी है ना, बहुत थोड़े से मैं आपको बताऊं, तो जब भी जिंदगी आपके हाथ में आएगी ना, तो जहां जहां भी जिंदगी है वहां से वो कनेक्ट कर जाती है।
दूसरा मानव से पहले कनेक्ट हो गया। जब दूसरे मानव से कनेक्ट हुए वहां से गुदगुदी शुरू हो गई। अब उत्सव चालू हो गया। जब मानव के साथ कनेक्ट होंगे तो प्रकृति के साथ कनेक्ट होते हैं। अब चींटी, हाथी, है ना, गधा, घोड़ा, पेड़, नदी, नाले, उन सब के साथ कनेक्ट हो गए। जब उन सब के साथ कनेक्टेड हम जीते हैं तो आई फील हैप्पी, आई फील सेटिस्फाइड, आई फील प्राउड टू बी अ ह्यूमन बीइंग, आई फील समृद्ध। इतना सब मेरे लिए हो रहा है, ये सारा हमको दिखाई देता है। तो समझ की कमी क्या हो गया, हमको आइसोलेट कर देती है। क्या कर देती है? आइसोलेट। आप देखोगे ये अस्तित्व सहअस्तित्व है या नहीं, आपसे पूछता हूं। अस्तित्व सहअस्तित्व है कि नहीं? कुत्ता बिल्ली साथ में रह रहे कि नहीं रह रहे? हाँ या ना? आग और पानी धरती पर एक साथ रह रहे कि नहीं रह रहे? ऐसा तो नहीं हुआ कि केवल पानी पानी था और उसने पूरी आग को बुझा दिया, धरती पर आग ही नहीं है, या आग ही आग थी, उसने पूरे पानी को उड़ा दिया। ऐसा है कि इनका सहअस्तित्व है? तो अस्तित्व क्या है? सहअस्तित्व है, साथ साथ है हम। लेकिन हमको जीना क्यों है और जीना कैसे, ये समझ में नहीं आया, तो हम असहअस्तित्ववादी आइसोलेशन के प्रोग्राम में आ गए। एग्जिस्टेंस तो अपने आप में सहअस्तित्व ही है, उसके लिए कोई बहुत आपको मेडिटेट करके जानने की जरूरत नहीं है, वो आपको यूं ही समझ में आता है। हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, ये धरती पर अनेक देश हैं कि नहीं, क्योंकि नहीं हम ही रहेंगे, खाली हम हिंदू ही रहेंगे, बाकी किसी को अधिकार ही नहीं। हम अमेरिका नहीं रहेंगे, बाकी किसी को अधिकार नहीं। तो ये तो दिख रहा है कि तो सब सहअस्तित्व ही है। अब जब सहअस्तित्व हमको समझ में नहीं आया तो हमको क्यों जीना है समझ में नहीं आया, कैसे जीना है समझ में नहीं आया, तो हम क्या हो गए, हम सभी आइसोलेशन की कल्पनाओं से घिर गए, अकेले हो गए। क्या हो गया? अकेले। अकेले होने के बाद आदमी क्या किया? अब बोर हो गया, अब मनोरंजन चाहिए। अब कितना भी मनोरंजन करो तो भी आपका मन नहीं लग रहा। दुनिया के सभी मनोरंजन के साधन आप अपने घर में ले आओ। नाउ इट इज पॉसिबल बिकॉज बैंक लोन उपलब्ध है ना, ले आओ सारे साधन। क्या ये सारे साधन किसी भी एक आदमी का पूरा एक दिन मन लगा के रख सकता है? हाँ या ना? हाँ या ना? मनोरंजन साधन को छोटे हैं, वो सब जड़ है। वो सब क्या है? वो सब जड़ प्रकृति है। जड़ प्रकृति की ताकत नहीं कि मानव को खुश कर सके। मानव क्या है? चैतन्य प्रकृति। प्रकृति के दो भाग है, एक जड़ एक चैतन्य। जड़ हमारे लिए रहने का आधार है, जिंदा रहने के लिए, वो पानी हवा है ना, ये सब जिंदा रहने के लिए। और जिंदगी जो है वो चैतन्य में है, और चैतन्य चैतन्य के साथ जुड़कर जब मानव मानव के साथ सहअस्तित्व पूर्वक जीने की समझ से संपन्न होता है, तभी जाकर खुशहाली बनती है। तब ये जो अकेलापन है, बोरियत है, उदासी है, वीरानगी है, ये दूर होते हैं, इसके बिना होती ही नहीं। तो इसको बहुत ठीक से समझा जा सकता है कि समझ की कमी ही कुल मिलाकर हमारे लिए समस्या है। और समझे बिना हम कुछ भी कर लो, हम उसको पूरा नहीं कर सकते। और उसको आपने करके देखा है कि नहीं देखा है? बोर होकर आप मनोरंजन की शरण में गए कि नहीं गए? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही? खाना ज्यादा खा लिया? हाँ या ना? मनोरंजन में जाकर जब वापस लौटे तब आपकी बोरियत पहले से अधिक थी या कम? हाँ या ना? अधिक थी या कम? अधिक। अब अगली बार जा रहे हो, मजा भी नहीं आ रहा है, आपको पता है कि हिमालय में जाके भी क्या होने वाला है, तो कोई नई जगह ले जाओ। तो ये दिखता है कि समझ की कमी ही कुल मिलाकर कारण है, और निवारण भी एक ही है, और वो है समझ जाओ। क्या समझना भाई? मानव क्या हो, आप क्या हो। आप क्या हो का क्या मतलब होता है? एक तो ये दिख रहा है, और एक जो नहीं दिख रहा है। एक जो दिखता है उसको तो डॉक्टर ने चीर फाड़ के देख लिया, ये तो मानव नहीं है केवल, है ना, इसमें तो सब हड्डी मांस है।
एक है वैचारिक प्रक्रिया। वो क्या है, वो मानव क्या है, तो उसकी उपयोगिता को समझना, हमारा रोल क्या है, हमारी उपयोगिता क्या है, व्हाट्स माय वैल्यू। So teaching the value of human being is called value education. वैल्यू एजुकेशन और कुछ नहीं है, कुछ बाहर की चीज पढ़ाओ आप किसी बच्चे को, उसकी अपनी उपयोगिता उसको समझ में आ जाए, और कैसे उपयोगिता के साथ हम सबके साथ रह सकते हैं, इस पर हम लोग और विस्तार चर्चा करने वाले हैं शाम के सत्र में, इसलिए इस पर अभी नहीं जा रहे हैं। तो उसी को वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। अब समझ की कमी ही कुल मिलाकर सिलेबस है। तो जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन धरती आबादी थी, उस दिन भी समझ की कमी थी, सतयुग में भी समझ की कमी, वहां से लाकर आज तक समझ की कमी। महापुरुषों की कमी नहीं है, जब मैं बोलता हूं सतयुग में भी समझ की कमी थी, हमारा सिस्टम, हमारा एजुकेशन, उसमें कमी थी। महापुरुष तब भी भरे पड़े थे, उनकी लिस्ट बढ़ती जा रही, संख्या बढ़ती जा रही, लेकिन हमारी समाज की हालत वैसे के वैसे ही, बद से बदतर, हाँ या ना, है ना। तो हमने जंगल युग से अभी तक क्या पाया, जंगल युग से अभी तक हमने पाली अच्छी भाषाएं, जंगल युग से अभी तक हमने पाया अच्छे कपड़े लत्ते, घर बार बनाना सीख गए हम, आई लव यू बोलना सीख गए हम, है ना। और जंगल युग से अभी तक हमने पाया एक दूसरे को सेवा कर लेते हैं। ये 3 बातें हमने पाई हैं, लेकिन उन तीनों बातों के साथ बहुत सारी कमी है। जिन भाषा को हम बोल रहे हैं उसको हम जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके अर्थ हम समझे नहीं हैं, वो वस्तु हमारे पकड़ में आई नहीं है। तो इसको देखेंगे तो अब प्रत्येक बालक जो है समझना ही चाहता है, ये समझने के उद्देश्य के साथ ही आपके घर में पैदा होता है। थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं कि कैसे ये उत्सव को, व्यवस्था को कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं। ये निश्चित मानिए कि ये पूरी बात तो कुछ घंटों की है, 50-60 घंटे में पूरी होती है एक राउंड की। तो जितना समय आपने मुझे दिया उसमें जो जो भी संभव हो सकता है हम लोग बातचीत करेंगे। आगे के लिए हम अपने लिए, आप भी तय करोगे, मैं भी तय करूंगा कि साथ में बैठ के कुछ और बातचीत करनी है कि नहीं करनी। यदि करनी तय होगी तो मिलकर करेंगे। तब अभी जब हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसमें सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था, व्यवस्था तभी होती है जब आदमी सुखी है उसमें, और सुख इंश्योर्ड है, और उसमें इंश्योर्ड होगा समझना। तो व्यवस्था के जो आयाम है उसको थोड़ा थोड़ा पर ले लेते हैं, है ना, कैसे हम जी सकते हैं। एक है व्यवस्था का मुख्य आयाम शिक्षा, एक है उत्पादन, उत्सव पूर्वक जीने के लिए, है ना। उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है विनिमय, और विनिमय के साथ जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य, और साथ में जुड़ा हुआ है न्याय। 5 आयाम है। जब मानव को अपनी उपयोगिता समझ में आती है, हम सुखी होते हैं, अब सुखपूर्वक हम जीते हैं। पहला आयाम आता है शिक्षा। कैसे शिक्षा घटित होगी, शिक्षा तो अनिवार्य है, ये तो आपको समझ में आई गया। अब शिक्षा कैसे घटित होती है, बालक की क्या स्टेजेस होती हैं, और उसमें कैसे हम उत्सव पूर्वक जी सकते हैं, वो क्या ठाट बाट होता है, उसको देखने के लिए तो आप पहुंचोगे कभी, लेकिन हम समझेंगे, यहाँ भी समझ लेंगे तो वहां जाके समझ पाएंगे, देख पाएंगे। अभी एक बालक को देखो, एक बालक जब पैदा हुआ वो मातम मनाता है या उत्सव मनाता है, बताइए क्या मनाता है। प्रीति दीदी बताओ। बच्चे मातम मनाते हैं, हाय रे क्या हुआ, हाँ, हाय रे हाय, दीदी क्या हुआ। अरे दीदी हम भी खुशी मनाते हैं बच्चा जब पैदा होता है, लेकिन हम कितने अच्छे लोग हैं मैं बताता हूं, कितने बढ़िया लोग हैं हम। बच्चा पैदा हो गया, हमारे घर में हुआ तो मिठाई, और पड़ोसी के घर में बढ़ के हो गया तो जनसंख्या। कितना अच्छे आदमी हम। हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, भगवान की नेमत है और अल्लाह ताला की है, और मिठाई बांटते, और बाजू वाले क्या हो जाए तो क्या अकल है यार, कैसे लोग हैं यार, जनसंख्या इतनी बढ़ी जा रही है, और ये कैलेंडर पे कैलेंडर छापे जा रहे हैं,
घटना एक ही हो रही है, प्राकृतिक घटना किसी का पैदा होना, हाँ या ना? और हम कैसे ले रहे हैं उसको? अभी तो कई सरकारों ने चालू कर दिया कि तुम क्या कर रहे हो, देखो तुम एक बच्चा नाम 2 बच्चे नाम पे काम कर रहे हो, वो तो 10-10 छप रहे हैं, और थोड़े दिन बाद उन्हीं का राज हो जाएगा। तो हमको लगा यही सब कुछ है, जनसंख्या कम होना ही समस्या का कारण है, या जनसंख्या का अधिक होना ही समस्या का कारण है। मैं बोला जनसंख्या कोई कारण नहीं है, वो जन जो है ना उसकी खोपड़ी ठंडी नहीं हुई, समझदारी का अभाव ही सारी समस्या का कारण है। आदमी का हिंदू होना भी समस्या है, और मुसलमान होना भी समस्या है, और सिख होना भी समस्या है, और ईसाई होना भी समस्या है, और महिला होना भी समस्या है, और पुरुष होना भी समस्या है। कब तक? जब तक वो मानव अपने आप को मानव के रूप में पहचान नहीं लेता। यदि आपकी आइडेंटिटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है तो आप धरती पे समस्या हो, और वो समस्या आपके घर वाले झेल रहे हैं, वही समस्या आपके मोहल्ले वाले झेलेंगे, और नहीं तो ये मदर अर्थ तो झेल ही रही है। इज दैट क्लियर? हम मानव होकर मानव नहीं होकर बाकी सब कुछ हो गए, आकार में मानव हुए, आचरण में मानव नहीं हुए, तो पता नहीं क्या क्या हो गया, हाँ या ना? ये एक समस्या है। तो अब जब एक ही घटना घट रही है, बच्चा पैदा होना अपने आप में खुशी की घटना है, तो मेरे घर में क्या, तेरे घर में क्या, क्यों नहीं हो पा रहे हम? आपके घर में बच्चा पैदा होने पे हम खुश क्यों नहीं हो पा रहे? अब यहीं से कहानी सारी चालू हो रही है कि हम अभी प्रकृति के साथ अलाइन नहीं है, हमारा अलाइनमेंट आया ही नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपका नहीं आया कोई बात नहीं। बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं तो बच्चों को देखेंगे तो बच्चे पैदा होकर बड़े खुश है, इतने खुश कि मेडिकली यू कैन नॉट डिफाइन दैट। मैंने सुबह के सत्र में कहा कि मेडिकली तो वो डॉक्टर बोलता है इसमें तो मसल भी नहीं है, न्यूट्रिशन भी नहीं है। वो एक छोटा बच्चा कितना दौड़ लगाता है, क्या बात की खुशी है उसको, और ये खुशी कहाँ चली जाती है? और एजुकेशन का रोल क्या है? तो जो बच्चा पैदा होता है उत्सव मनाता है, हाँ या ना? तो बालक पैदा हुआ है ना, वो उत्सव मनाता है, ये हमने देखा ही हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं उत्सव ग्रुप का बालक। कौन सा बालक है हमारे यहाँ? वो 5 ग्रुप है हमारे यहाँ। इसको आप समझ लो, बाहर की एजुकेशन में क्या होता है और हमारे एजुकेशन में क्या होता है, उसको आप समझ सकते हो। तो ये जो बालक है, ये उत्सव ग्रुप, ये उत्सव का बालक क्या करता है? ये नाम दिया, ये दिन भर उत्सव मनाता है। किस बात का उत्सव है? उसको इतना देखना, इतना दौड़ना, इतना भागना, इतना खाना, घड़ीक में यहाँ घड़ीक में बाहर, सब जगह घूम फिर के जाए, इतना एनर्जी कहाँ से आता है? सुख से आता है, उत्सव ही सुख है। वो उत्सव मना रहा है, क्या उत्सव है? तो जन्म लिया इस बात की खुशी है, नया शरीर मिला इस बात की खुशी है। क्या हो गया? खुशी का मुद्दा क्या बना? नया शरीर। तो नया शरीर और जन्म लेके बच्चा खुद गुजारा है, बहुत मजे में है ना, बहुत ही मजे में। आपको लगता है इसको कोई काम नहीं? दीदी ने बताया ना कि वो बेचारा वो तो परेशान रहता है। बच्चे का रोना उसका दुख नहीं, बड़ों का हंसना कोई सुख नहीं, हाँ या ना? आप बहुत ही हंसते, भैया कैसे हो? अरे ठीक है, सब बोल, वो भी बोलते हैं हम बढ़िया, दोनों ड्रामा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। थोड़ा सा दबाओ, हाथ उंगली दबाओ थोड़ी सी, अरे क्या करो, बच्चा सुनता नहीं, नौकर मिलते नहीं, बीवी का ये नहीं हो गया, सरकार ये नहीं कर रही, जनता ये हो गया। सूरत में तो पूछो ही मत, कितना ट्रैफिक हो गया, इतना ब्रिज बन गया, इतना रोड हो गया, है ना। तुरंत अगली साइड में सब पोल पट्टी चालू, और मिलते हैं कैसे, बहुत बढ़िया। तो इसलिए कह रहा बच्चों का रोना, प्रीति दीदी, बच्चों का रोना कोई दुख नहीं है, वो माता नहीं मनाते, वो खुश है, और रात दिन काम करते हैं। वो आपको लगता पड़े रहते हैं। एक दीदी बोले बच्चों को क्या है, पड़े रहते हैं। मैं बोला थोड़ा देखो, थोड़ा आँख खोलो। हम सब चमड़े की आँख से देखोगे ना तो कुछ नहीं दिखता। ये जो चमड़े की आँख है ना, इससे चीजें नहीं दिखती, अकल की आँख, और अकल की आँख खुलती शिक्षा से। जब अकल की आँख से देखोगे तो बच्चा इतना काम कर रहा होता है, पूछो मत ही। वो गर्भ में रहता है, पेट में, तो भी काम करता रहता है, बड़ा रात दिन उसको पता है कि अब क्या करना है अपने को ना, एक्सरसाइज करता रहता है। बाहर निकलने के बाद देखो कितना काम करता है ना। हम तो पूरा स्टडी करते हैं, इसमें पूरा
रिसर्च कर रहे हैं बच्चे कि कितना काम कर रहा होता है, और वो खुश रहता है। खुशी में अपने आप काम होते हैं। क्या उत्सव है उनका? कि जन्म लिया और नया शरीर मिल गया। अभी उम्र थोड़ी बढ़ने लगी, उम्र बढ़ने लगी, अब समस्या आने लगी उसको। क्या आने लगी उसको? समस्या। नाउ वी हैव टू हेल्प। क्या समस्या आने लगी इसको? अब वो अगला स्टेज में आ गया, स्टेज 2 में आ गया। ये 1 स्टेज, 2 स्टेज। 2 स्टेज में क्या समस्या आ गई इसको? अभी दूसरे आदमी के साथ कैसे जीना है उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो दूसरे भाई, मित्र, मम्मी, पापा, इनके साथ कैसे जीना, इसका हो गया संकट। और जैसे संकट हुआ उनका उत्सव गायब हो गया, उनका उत्सव गायब। यहां से अब एजुकेशन और चाहिए, दूसरा मोड़ आ गया। अब क्या चाहिए उनको? क्या चाहिए उनको? है ना, उनकी जरूरत को पूरा करना है, जो हमारा काम है। हम सब पेरेंट्स हैं। सुबह मैंने कहा कि हम रोटी की जरूरत तो पूरा कर पा रहे हैं, वो जो जीवन है, जो मन है, जो जिंदगी, आइए आ जाइए, कोई बात नहीं, मत आइए। तो जो जीवन है, उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। अभी उसका इंटरपर्सनल इश्यूज चालू हो गए। क्या हो गए? इंटरपर्सनल इश्यूज स्टार्टेड। थोड़ा इधर लिख देता हूं, थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। तो स्टेज 1 पे बालक है ना, वो उत्सव मना रहा है। अब आपको कुछ करना नहीं, क्योंकि नया शरीर मिला है, इसी बात की खुशी है। स्टेज 2 में बालक जब आए, अब उनका उत्सव ठंडा पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि इश्यूज क्या आ गए उनके? इंटरपर्सनल इश्यूज आ गए। यहां पर अब एजुकेशन फिर से रोल निभाएगा। तो इंटरपर्सनल इश्यूज को यदि हम ठीक से एड्रेस कर देते हैं, मतलब व्यवहार का ज्ञान। अब क्या कराना है उसको? उस एज में जो बच्चा है, 3 साल 4 साल के बाद का जो बच्चा है, उसको प्रॉब्लम खड़ी होने लगी है अब, क्योंकि वो दूसरे आदमी के साथ उसका डीलिंग अब हर्डल हो गया है। अब वो लौट के बार बार, मम्मी क्या हुआ, दीदी ने ये कर दिया, भैया ने ये कर दिया, वो दोस्तों ने ये कर दिया। नाउ ही इज नॉट एबल टू हैंडल द रिलेशनशिप which you are also not able to handle it, so you cannot guide them. इसी घाट पे हम फेल हो गए, है ना। तो बच्चा अभी अपने रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है कि इसमें क्या करना है, कैसे उसका सुख वापस सुनिश्चित हो, उसको ये पता नहीं चल रहा है। तो व्यवहार का ज्ञान चाहिए उसको। हमारे एजुकेशन में हम क्या कर देते हैं, यहीं पर व्यवहार के ज्ञान को सुनिश्चित कर देते हैं। अब व्यवहार का ज्ञान कैसे दोगे? बोर्ड पे दोगे, क्लासरूम में दोगे। व्यवहार का ज्ञान कैसे दिया जाता है? व्यवहार पूर्वक जीने से। अपने भाई के साथ कैसे जीना है, बच्चा आपके बोलने से नहीं सीखेगा, तो फिर कैसे सीखेगा? आप अपने भाई के साथ कैसे जीते? आपके तो भाई के साथ कोर्ट में केस चल रहा है और उसको बता रहे हैं कि बेटा प्यार से जीना चाहिए। तो प्यार का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना है मुद्दे। आप अपनी बहन के साथ कैसे जीते हैं, ये लिविंग मॉडल है उसके लिए। अपनी बहन के साथ कैसे जीना है, ये बात समझ में है? तो दूसरे मानव के साथ हम कैसे जीते हैं, अब उससे उनका ये प्रैक्टिकल इशू सॉल्व होता है। तो जैसे उनको ये समझ में आ गया कि जितने तरह के संबंध है, कुल 7 तरह के संबंध है, ये 7 तरह के संबंध में कैसे जीना होता है, अपना रोल क्या होता है, जैसे ही वो समझ में आता है, वापिस से क्या चीज इंस्टॉल हो जाता है? उत्सव। अब वो वापिस उतनी एनर्जी के साथ जीते हैं। ये हमने कर लिया है, देख लिया है, ये थ्योरी नहीं बता रहे आपको। इट इज नॉट थ्योरी ओनली, थ्योरी तो है ही, प्रैक्टिकल में भी करके देख लिया कि जैसे ही उन 5-6 साल से ऊपर के बच्चों, 10, 11, 12 साल तक के बच्चों को ये इश्यू रहता है,
जैसे उनको ये इशू हैंडल हो गया, आप क्या करते हो, उनको आप समझाते हो। आप समझाते नहीं, उनको समझौता कराते हो। क्या कराते हो आप? बड़ा भाई है, छोटे भाई से उसका विवाद हो गया, बहन से विवाद हो गया, अब दोनों आते हैं, आपके पास क्या उपाय है? आपके घुटने छिले हुए हैं, कोई उपाय नहीं। केवल एक लाइन बोलते हो, बेटा तू बड़ा है थोड़ा समझ लेना। क्या बोलते हो? दे दे उसको पेंसिल, कॉपी, किताब, तुम बड़े हो। वो मान लेता, चला जाता है और कोशिश करता है खुश होने की, देकर उसको नहीं बनता है। और धीरे 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 दसों बार आपके पास आता है तो आपकी बात से गुस्सा आने लगता है उसको। क्या गुस्सा आने लगता है? क्योंकि आप समझने के शब्द का दुरुपयोग करते हो। समझना बनाम समझौता। अब वो बोलता है अब मैं क्यों करूं कॉम्प्रोमाइज, ये भी करना चाहिए। तो समझ शब्द को हम अभी समझे नहीं है, उसको ये योग्यता आ जाए कि कैसे जीना चाहिए अपने भाई के साथ। वो आपके बोलने भर से नहीं आ सकती है। आप बोलो प्यार से रहना, वो नहीं हो सकता है, आचरण में उसको दिखाना होता है। हमारे यहाँ जब विद्यालय चालू हुआ, हमारी ख्याति बहन सुनेगी, ख्याति बहन एक अहमदाबाद की रहने वाली है, वो आई 2013-14 में कभी, और मैं ऐसे कहीं दिल्ली में शिविर लेने गया था, मेरे को फोन आया, भैया आप उधर चले गए, मैंने तो इधर विद्यालय चालू कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा कर दिया आपने, वेरी गुड। 5 बच्चे लेके उन्होंने अपने आप चालू कर दिया, कुछ परिवार इकट्ठा हो गया। मैं उधर आप पार्टी के शिविर में बिजी था, हमारे एक भाई उन्होंने भेजा था जाए थोड़ा कर लो, तो कर लिए। तो 1 महीने में आया था, 1 महीने विद्यालय बड़ा चल रहा जोरदार, ख्याति बहन पढ़ा रही है और बड़े गीत संगीत सब चल रहे हैं। एक गाना मैंने देखा, मैं आके देख रहा 1 महीने बच्चों को क्या पढ़ाएगी। एक गाना उन्होंने लिखा, सहयोग है अस्तित्व में सहयोग है, बहुत अच्छा गाना लिखा। मिट्टी का पत्थर से सहयोग है, पत्थर का पानी से, बढ़िया गाना लिखा। बच्चे गा रहे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं, है ना। मैं जाकर को देख रहा है एक बार, 2 बच्चे गा रहे हैं सहयोग है, और एक बच्चे को दी मिला लाध्यू, गाना चल रहा है, हम होंगे कामयाब, वसुधैव कुटुंबकम। मैं सीधा आसमान से जमीन पे, मैं बोला अब पकड़ना है, क्या गड़बड़ हो रहा है। बच्चे को आपने शब्द तो सिखा दिए, उसका आचरण नहीं पता, सहयोग का मतलब क्या होता है। हम यही कर रहे हैं, आई लव यू, कितने लोगों ने बोला आज तक? ऐसा कौन होगा जो नहीं बोला होगा? कोई ने पब्लिकली बोला होगा, कोई ने गुपचुप बोला होगा। और ये बोलने की चीज है कि नहीं है? मेरा ऐसा मानना है कि धरती पर जो भी भाषा बनी उसमें सर्वोच्च भाषा यदि कोई है तो वह है आई लव यू। ये हमारा हाइट है भाषा के रूप में, है ना। अभी देखो संकट क्या है, इसमें 3 शब्द है, आई, लव और यू। अब देखिए मानव क्या है, अगर ये समझ में नहीं आया तो आय का मतलब समझ में आया क्या? जब आय समझ में नहीं आया तो यू समझ में आएगा क्या? तो आय गया, यू गया, अब बच गया लव। ये अभी हवा में टंगा हुआ है, किधर है लव? किधर है? दोनों के बीच में समानता ही लव है, आई और यू के बीच में समानता ही लव है। अब हमने अच्छी भाषा बनाई, इससे अच्छी भाषा नहीं कोई। हर आदमी को बोले क्या आपत्ति है, इससे कम में जिंदगी चलेगी ही नहीं, इससे कम में जिंदगी चलेगी ही नहीं। हर आदमी हर महिला को, हर महिला हर पुरुष को, हर बच्चे बूढ़े को, बूढ़े बच्चों को बोलने लग जाए, और बोलने से काम नहीं चलेगा, जीने लग जाए, उससे कम में मानव वसुधैव कुटुंबकम में हो ही नहीं सकता है, बनेगा ही नहीं। अब ये क्या है, आई और यू में समानता ही लव है। आय गायब, यू गायब, तो बचा गया, अब शरीर बचा केवल। तो विदेशी बहुत आगे हैं, विदेशी हमसे बहुत आगे रहते हैं ना, उनके यहाँ लव का मतलब सेक्स ही होता है। और हमारे यहाँ भी घूम फिर के हुए होता है आखिरी में, कुछ दिन आत्मा आत्मा करते रहते हैं, आत्मा का मिलन। अब आत्मा हाथ में नहीं आई,
तो जो हाथ में आया उससे निपट लिए, हाँ या ना। हाथ में क्या है? शरीर। सो ये हम समझ जाए कि भाषा हम पकड़ लिए हैं, भाषा बच्चों को पढ़ाती है, उससे कुछ काम नहीं चल रहा है। और थोड़े दिन बाद ये शब्द बेमानी रहता है, एकदम यूजलेस रहता है। जब पहली बार लड़के लड़की को बोला तो लड़का भी खुश, उसके दोस्तों ने बोला कि बोल देगा, बोले हाँ बोल दिया आज तो। और जिसके लिए बोला था उसके भी गाल लाल हो गए। इससे बड़ा क्या शब्द होता है? लेकिन थोड़े दिन में वो खत्म हो गया, शब्द की ताकत नहीं चली गई। फिर अब आई लव यू बोलो, कोई मतलब नहीं उसका। फिर देखा तो रिश्ते पूरे ठंडे पड़ गए, अब उसमें कोई गर्मी नहीं है, कोई नरमी नहीं है, कोई गुदगुदी नहीं हो रही, कुछ जिंदगी में मजा ही नहीं आ रहा। तो अब क्या शुरू कर दिया? अब भाई ने क्या शुरू किया वापिस बहुत दिन बाद, सुनो आई रियली लव यू। तो पहली बार में दूसरी बार में क्या अंतर आ गया? केवल शब्द बड़ा है। जब भाव नहीं है तो हम क्या करेंगे? शब्द बढ़ा दिया, एक शब्द और डाल दिया उसमें, आई रियली लव यू। उधर वाले ने भी थोड़े दिन इंतजार किया कि शायद पिछली बार सही था कि नहीं था, अब की बार सही है, रियल हो गया है, तो थोड़ा काम चल गया, ब्रीदिंग स्पेस में लिया। ऐसे ब्रीदिंग स्पेस निकाल निकाल के हम काम चल रहे हैं। थोड़े दिन बाद आई रियली लव यू बोलो, कुछ भी बोलो आप, वो कोई नहीं सुन रहा है। अब क्या करें? अब गिफ्ट, द गिफ्ट फॉर समवन यू लव यू, चालू है काम दुकान। अब गिफ्ट बढ़ते जा रहे हैं, है ना, होटलों के बिल बढ़ते जा रहे हैं, जितना बड़ा बिल उतना बड़ा दिल। यही तो हुआ यार, आई कैन नॉट बिलीव यार, सगाई के मतलब शादी के 10 साल बाद मुझे इतना महंगा तोहफा दे गए जो मैं तो देखता भी नहीं है। तो अभी ये शब्द हम सीख गए, इनके अर्थ हमको पकड़ में नहीं आए, तो पोपट हो गए। क्या हो गया? पोपट। पोपट का मतलब होता है रट लिया बोल दिया, आचरण में नहीं। तो अब ये व्यवहार का ज्ञान जो है ना, हम अभी तक क्या कर रहे थे? ऐसे पोपट बना रहे हैं और व्यवहार करना आ नहीं रहा है, विच इज प्रैक्टिकल इशू। उसी एज में सबसे ज्यादा इशू है, और उसी एज में आप नहीं बता पाए, उसने आदमी से कर दी कट्टी। अब वो आगे बढ़ जाएगा, इंद्रियों में सुख ढूंढेगा। जिसको अभी भाई बहन मित्रों के साथ सुख हो रहा था ना, अब वो वहां से निकल के मानव का सुख, मानव के साथ वहीं फेल हो गए हम। पूरी मानव जाति उसी घाट पे आके मर गई। उसके बाद उसने तय कर लिया कि ये तो कभी नहीं, बहन कभी सुधरने की नहीं है, ये भाई कभी ठीक नहीं करेगा, छोड़ छाड़ के अब तो अपना अपना देखो भैया। तो अपना अपना क्या है? अपने आप में अपनी इंद्रिया। तो अपना इंद्रिया, उसके लिए सामान, सामान के लिए पैसा, उस यात्रा में चल दिए। तो व्यवहार का ज्ञान जैसे रिस्टोर करते हैं, अब क्या हो गया? उत्सव चालू हुआ था, उत्सव से अब उत्सव रिस्टोर हो गया। ये हो गया प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीटेड। प्राथमिकी विद्यालय में कुल इतना सिलेबस, और ये अगर हमने नहीं करा, जिंदगी असफल हो चुकी है इसी घाट पर, क्योंकि उसने ये मान लिया है कि मानव का दुश्मन कौन? मानव। किसी भी 6 साल के बच्चे को आप बुलाना, पूछना कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पहली बात तो आप पे भरोसा नहीं करेगा। यदि आप पे भरोसा हो जाएगा तो यहाँ वहाँ देखेगा, जरा मम्मी। उसके सुख में बाधा कौन? मम्मी, पापा, टीचर, है ना, ये उसको सुख में बाधा है। तो मानव विरोधी हो गया हो। मैं जब सुखी होता हूं तो मेरी माँ दुखी होती है, मेरी माँ जब सुखी होती है, जो होना चाहती है उसमें मेरे को कोई सुख नहीं है। एक बच्चा बोला 15 साल का लड़का, काफी विवाद हो गया, मेरे पास बहुत केस आते हैं। मैं बोला थोड़ा बहुत माँ का ध्यान रख लेकर, बोले कैसे रख लूं चाचा, मम्मी का सुख है मेरे हाथ में फिजिक्स की किताब होना चाहिए, है ना, मेरा सुख है टीवी में, मम्मी टीवी चलने देती, किताब मेरे को भाती नहीं, अब बैठ के मैं दीवार देखूं, करूं क्या मैं? बात तो सही है। तो ये हो गया रिजेक्शन। तो एट दिस एज वी आर रिजेक्टिंग द पीपल। फिर पूरी शरीर यात्रा आप कुछ भी करते रहो, उसने आदमी को तो अपना दुश्मन पहचान लिया। हमारे एजुकेशन में क्या कर दिया? जैसे ही व्यवहार का ज्ञान जुड़ गया, उत्सव रिस्टोर्ड। वैसे ही कूदते हैं जैसे 5 साल की उम्र तक कूदते थे ना, अब 10, 11, 12 साल तक वो लोग ऐसे कूद रहे, चलते भी ऐसे को, है ना। क्यों हो जाता है ऐसे? खुशहाली वापस,
जीवन प्रकट होना चाहता है, उत्सव ही है जीवन। और उसमें से जो बाधा है उनको बाधा को हटाना होता है खाली, वो अज्ञानता ही है। और अज्ञानता समय समय पर अलग अलग तरीके से प्रकट होती है, उसको ज्ञान एक ही है, समय समय पर अलग अलग तरीके से बता देते हैं और उस प्रकार से वो आगे बढ़ जाता है। तो व्यवहार का ज्ञान, दिस इज प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक विद्यालय में होता है व्यवहार का ज्ञान, जो कि हम पूरे फेल है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, तब बच्चे हमारी लाइबिलिटी हो गए। स्टेज 3 आया मिडिल एजुकेशन। अब उसके सामने एक और इशू है, ये जिंदगी को किधर लेके जाना है, जीने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये वो जानना चाहता है ना। तो है ना, तो जीने का उद्देश्य, मानव का लक्ष्य क्या है। जब ये लक्ष्य और उद्देश्य का इशू खड़ा हुआ और हम नहीं ठीक से बता पाए, तो हमने क्या कर दिया, उसका उल्टा लिख ही दो। यहां पर तो क्या हो गया, हमने माना ही था कि कुछ नहीं, यहां पर क्या हो गया, हमने बोल दिया दूर रहो। किससे दूर रहो, बुआ से, मम्मी से, पापा से, चाचा से दूर रहो, क्योंकि करियर इज इंपॉर्टेंट। आया ना, आपने ऐसे पढ़ाया ना अपने बच्चों को कि देखो भैया बुआ जी आई, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, तुरंत क्या बोला हमने कि बेटा हो गया ना, बुआ से मिले, जाओ बेटा पढ़ो। रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं, क्या है इंपॉर्टेंट, करियर। तो यहां ले गए हम, यहां पर हमने लक्ष्य कुछ और बना दिए। यहां क्या कर दिया हमने, पैसा, है ना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऐसा कुछ बनो, ये बनो है लक्ष्य बना दिया। क्या बना दिया हमने उनको, लक्ष्य बनो, कुछ बनो, और हमने उनको बना दिया। अब वो पूरी दुनिया को बना रहे, हाँ या ना। जब आपने उनको कुछ बना दिया, अब वो दुनिया को बना रहे। सबसे पहले तो माँ बाप को बना रहे, क्या बना रहे, बुद्धू, हाँ या ना। तो ये उल्टा सीधा लक्ष्य पकड़ा दिया हमने। यहां पर क्या था, अब हम क्या कर देते हैं, है ना, लक्ष्य और उद्देश्य की स्पष्टता करा देते हैं। ये करा दिया, ये क्या है, क्या लक्ष्य है। हम सब आकार में मानव पैदा होते हैं, आचरण में मानव पैदा नहीं होते हैं। तो हम सब कैसे आचरण में मानव हो जाए, ये लक्ष्य। अब बनाना नहीं है, कुछ भी होना। हम मानव हैं ही, आकार में थे ही, अब कैसे हम आचरण में मानव हो जाए, है ना। तो मानवीय लक्ष्य के साथ खड़े हो जाना। अब जैसे ही ये लक्ष्य इसके साथ स्पष्ट होता है, तो उस बच्चे में फिर से उत्सव, वापस जिंदगी में कोई कंपटीशन ही नहीं है। मेरे को मानवीय आचरण से संपन्न होना है, इसमें कोई कंपटीशन है। अभी डॉक्टर होना है, इसमें तो कंपटीशन है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर नहीं होना, डॉक्टर तो हमारा प्रोफेशन है, लेकिन वो हम नहीं है, हमारा स्किल है। जैसे कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई खेती करेगा, मैं सबको एक ही काम करना है ऐसा नहीं कर रहा, है ना। लेकिन एजुकेशन उसके लिए नहीं है, डॉक्टर बनना तो स्किल है, इंजीनियर बनना एक स्किल है। और स्किल तो अगर किसी डॉक्टर घर में छोड़ दो उसको, तो डॉक्टर बन ही जाएगा, हाँ या ना। किसी बच्चे को डॉक्टर के घर में छोड़ दो, तो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, वो बन जाएगा। अभी मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम था हमारा, तो वहाँ पर कोई बात हो रही थी, तो एक व्यक्ति बोला आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गया भाई। बोले बताओ, आप सबको मानव मानव बनाने की बात कर रहे हो, डॉक्टर कौन बनेगा फिर। मैंने बोला डॉक्टर भी मानव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर, एक घटिया इंसान, क्या होगा, नेट क्या होगा, नेट क्या होगा, नुकसान की फायदा, किडनी गायब, इलाज कराने गए थे बुखार का, किडनी गायब हो गई। वहीं पर एक दीदी बैठी थी, वो डॉक्टर में, ये भी बैठी थी वहीं, इनको पता है। मैंने बोला ये जो दीदी बैठी है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हैं, अब देखो तुम्हारा व्यवस्था, देखो व्यवस्था कैसा है। यही दीदी किसी बिल्डिंग में जाकर किसी बोर्ड के नीचे
यदि किसी बच्चे को पढ़ाती है तो उसको डॉक्टर की डिग्री मिलती है। और यही दीदी, उनकी लड़की भी आई हुई थी, मैंने कहा ये दीदी अपनी लड़की को डॉक्टर नहीं बना सकती। बात लोगों से सही है, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया। जो कॉलेज में जाकर सबके बच्चों को डॉक्टर बना सकती, वो अपने घर में अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकती। वो दीदी की कमी है, या वो बच्चे की कमी है, या हमारी व्यवस्था की कमी है? किस बात की कमी है? व्यवस्था की कमी है। आपने दुकान लगा रखा है, आपको हर डॉक्टर बनने के पीछे पैसे चाहिए, तो आपने डिग्री का स्टैंप भी लगा रखा है, आपने डिग्री का स्टैंप भी लगा रखा है। नहीं तो वो बना सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं, जो रहते हैं, पढ़ते क्या है, तो रहते हैं, वो तो जिंदगी जीते हैं। अभी उनमें से तमाम बच्चे डॉक्टर हैं, तमाम बच्चे इंजीनियर भी। एक ही बच्चा इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है। लो कर लो बात। और किसान भी है। अब क्या करोगे आप? कहाँ लगाओगे हथेली? वो अपना घर का डिजाइन भी बढ़िया बना लेता है, उसको पढ़ा दिया हमने। क्या है, कितना पढ़ना पड़ता है? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के 5 साल में पढ़ के आया, उस समय 5 साल का कोर्स था, तो कितना घंटे अपने पढ़ाई करी? 5 साल में कितने घंटे करी बताएं आपको? एक भी दिन नहीं करी। केवल एग्जाम जब आ जाती थी ना, उसको बोलते थे PL, प्रिपरेशन लीव, केवल उसी में पढ़ के पास हो गए, फेल कभी भी नहीं हुए। तो कितने दिन का है, जरा सा तो है, पढ़ा दिया। वही बच्चा अभी अपने घर का डिजाइन करता है फर्स्ट क्लास AutoCAD में, वही पता लगा गाय का इलाज भी कर लेता है, वही मम्मी का ट्रीटमेंट भी कर देता है, और वो खेत में अनाज भी लगा लेता है जरूरत पड़ने पर। जरूरत पड़ने पर जिसका मन हो वो अभी सॉफ्टवेयर बनाता है, अभी मोबाइल में रखे हुए हमारे ऐप बनाता है, सब कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। वो काम है, स्किल है। वो स्किल की कोई बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मानव का लक्ष्य क्या है, जिंदगी का उद्देश्य क्या है। ये उम्र है 10 साल से लगाकर 15 साल तक के बच्चे की। यदि इस समय आपने गलत उद्देश्य बना दिए, अधूरे, अब उसकी जिंदगी अपने हाथ से निकल गई। इधर मानव हाथ से निकल गए थे, उधर जिंदगी हाथ से निकल गई। तो जैसे बच्चे को मानवीय लक्ष्य, मानवीय उद्देश्य की स्पष्टता रहती है, वहां से कार्यक्रम में एक लेवल अप हो जाता है। अब वापिस उत्सव रिस्टोर। आप कभी आए, मैं तो निमंत्रण, आप देखें आके बच्चे कि जो 10 साल के 12 साल के बच्चे जो काम कर रहे हैं, उनको देख के अपने को फुरफुरी आ जाएगी, और अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कोई उनका उस प्रकार का दबाव नहीं है। छोटा मोटा यहाँ स्लीप होते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान दिलाते हैं। तो इतना क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनको जिंदगी दिखने लगी कि किधर है जिंदगी, वो बुला रही है उनको, है ना, तो वो जा रहे हैं उस तरफ। और आगे देखेंगे तो एक और स्टेज आती है जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जो भी हमने लक्ष्य बनाए। अभी तक क्या हो गया था, हमारे अलावा हमने लक्ष्य बनाए। देखो दुर्भाग्य क्या है, हमने हमारे अलावा कोई लक्ष्य बना लिया। बात समझ में आ रही? हमारा लक्ष्य हमसे अलग नहीं हो सकता। बिल्डिंग बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, डॉक्टर बनना हमारा लक्ष्य नहीं है। आकार में मानव पैदा हुए थे, आचरण में मानव हो जाए, यही हमारा लक्ष्य है। मनुष्य का लक्ष्य मनुष्य से छोटा नहीं हो सकता, मनुष्य का लक्ष्य मनुष्य से बड़ा भी नहीं होता है। तो मनुष्य का लक्ष्य मनुष्य है, हम सबके लिए हम ही लक्ष्य है। ये बात समझ में आई? तो यहां से बात आगे बढ़ेगी। अब आगे बढ़ेंगे तो अब आगे किस दिशा में हम काम करें, डायरेक्शन ऑफ वर्किंग क्या हो, हम किधर जाएं, किधर जाएं, संकीर्णता की तरफ जाएं या विशालता की तरफ जाएं। दो ऑप्शन है। 15 साल के बाद के बच्चे के सामने ये ऑप्शन है कि वो सीख भी गया, है ना, तो वो किधर कंट्रीब्यूट करे, वो नेरोइज्म में जाए या वो, है ना, विशालता की ओर जाए। इसका नाम है दिशा। इसी को हम पूरा करते हैं विज्ञान के माध्यम से। ये विज्ञान यहां पर जब रिस्टोर करते हैं तो क्या निकल के आया, फिर से उत्सव। तो शिक्षा क्या कर रही है, इन 3 स्टेजेस पर व्यवहार का ज्ञान,
लक्ष्य की स्पष्टता और दिशा और विज्ञान को स्पष्ट करा देने से वापस मानव की जिंदगी में उत्सव, और ये उत्सव 24 घंटे चलता है, इसके बाद अभी उत्सव रुकने वाला नहीं है। एक एक आदमी इतना इतना ताकत को प्रकट करता है कि आप देख के गदगदा जाएंगे, आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हो गया, यही वो आदमी था क्या, है ना। यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, ये हमारे किरण भाई हैं, ये भैया लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं कि ये आदमियों को क्या हो गया, इनको हिप्नोटाइज, ऐसा लोगों को लगता है हिप्नोटाइज कर दिया इनको, है ना। एक भी आदमी को एक भी रुपया नहीं देते हम, जिंदगी जीने के लिए क्या पेमेंट है, कहीं से कोई रुपया नहीं, केवल समझ, और समझ आ जाने के बाद आदमी कितना काम करता है वो आपने देखा होगा। अभी जो मूवी दिखाया 120 तरह के प्रोडक्ट बना लेते हैं, है ना, और वो भी इतने हाई क्वालिटी के कि पूछो मत, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है, शोषण मोटिव ही नहीं है। शोषण मुक्त धरती का ना आदमी का, तो सोचिए प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। इस प्रकार से वो चीजें आगे बढ़ जाती। तो ये एजुकेशन का चौथा चरण, यदि इस प्रकार से हम चलते हैं, ये अपन बात करते हैं एजुकेशन की, तो शिक्षा का मॉडल ये है, और ये साथ साथ जीते हुए शिक्षा है। ये क्लासरूम टीचिंग नहीं होता है। क्लासरूम तो कभी जरूरत पड़े तो क्लासरूम में बैठने का, हमारा जो पूरा एजुकेशन प्रेमाइसेस ही है, उसमें केवल एक क्लासरूम है बच्चे के लिए। कभी कभी जरूरत पड़ती है बैठ के, बारिश में वहाँ बैठ के बात करेंगे, कुछ ऑडियो विजुअल देखना होगा तो वहाँ बैठ के बात करेंगे ना, बाकी पूरी जिंदगी उसकी क्लासरूम है। ऐसे जिंदगी के साथ जिंदगी की शिक्षा होती है, और उसके बाद वो विज्ञान जैसी चीज़ों जिसको आप सोचते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और न्यूक्लियर साइंस वाइंस समझना जो आप बहुत कठिन मानते हो, वो बच्चे ऐसे समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार उनमें विश्वास आ गया। ये क्या है, ये पूरा कार्यक्रम क्या है, यहाँ से यहाँ तक का ये विश्वास अर्जन का कार्यक्रम है। एक बार बच्चे में विश्वास आ गया, उसके बाद उसको जो समझना होगा, जो करना होगा, वो समझ लेगा, कर लेगा, क्योंकि अब दुनिया वैसे भी बदल गई है ना। अब तो सब खुला हो गया, कोई ज्ञान कहीं किताब में छुपा पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। तो इस प्रकार देखेंगे तो पूरा खुल गया उसके लिए। तो मुख्य शिक्षा का कार्यक्रम है कि बच्चे में कैसे विश्वास आ जाए। तो वापस अगर हम अपने प्रश्न को लें तो 3 प्रश्न हमने बात करी थी। सफलता क्या है, सफलता क्या है, मानव में सफल कब हो गया वो, जब उसमें विश्वास पूर्वक जीने की योग्यता आ गई। और सुख क्या है, जब दूसरे को सुखी करने में, सुखी होने में, करने में मदद करने की खुशी हो जाए। और व्यवस्था क्या है, या जो बोले आगे बढ़ना क्या है, आगे बढ़ना क्या है, तो आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आकार में जो मानव थे, आचरण में मानव हो जाना ही आगे बढ़ना है। ये हमारा आगे बढ़ना है। ये एजुकेशन से इंश्योर किया जा सकता है। ये पूरा शिक्षा का तंत्र है, इसको हम कह रहे हैं सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था। अभी प्रत्येक बालक को उपलब्ध हो सकती है, और प्रत्येक बालक विदाउट एनी कंपटीशन सफल हो सकता है। सभी बच्चे, आप बताओ, अगर मान लो 100 पेरेंट अपने बच्चे को लेकर विद्यालय में एडमिशन करने जा रहे हैं, उस दिन उनकी क्या आशा है, उनका बच्चा सफल होना चाहिए, क्या सफल होना चाहिए। आपका डिजाइन क्या है, 99 को घर लौटाना है, 1 को आगे बढ़ाना है, फिर अगले पायदान पे फिर 99 घर लौटाना है, फिर 1 को आगे बढ़ाना है ना। तो सभी बच्चे सफल हो सकते हैं, वो केवल हो सकता है कंपटीशन फ्री। कंपटीशन फ्री होगा तो नौकरी व्यापार फ्री, डिग्री फ्री, और डिग्री फ्री हो गया उसके बाद विश्वास। अब रियल वैल्यू की बात हो रही, विश्वास है कि नहीं है ना। ये तो आप सब जानते हो कि बहुत सारा बदलाव समाज में आ गया। आज से 25 साल पहले जब हम ये बातें बोलते थे तो लोगों को शायद भरोसा नहीं होता था। आज काफ़ी चीज़ें बढ़ गई हैं समाज में भी आगे। आजकल कम से कम 200 कंपनी से ज़्यादा हो गई हैं जो लोगों को हायर करती हैं बिना डिग्री के। और इस एजुकेशन से गुजरने वाला आदमी तो नौकर बनेगा ही नहीं, हो तो, क्योंकि बताया आपने को, क्या नाम था उसका, श्याम भाई कहाँ गए। तो श्याम भाई अपने को बता के गए कि भैया नौकर नहीं बनना चाहते, हाँ या ना। तो ये समझ में आता है कि विश्वास अगर आ गया
और वो आता है जानने से, समझने से। मानव क्या है, मानव का सुख क्या है, सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है। इस प्रकार से एजुकेशन का एक कंप्लीट मॉडल अभी निकल के आ गया है। आपको ये निवेदन कर रहे हैं यहाँ पर कि शिक्षा का कंप्लीट मॉडल निकल के आ गया है, उससे अधिक होती नहीं है और उससे कम में काम चलता ही नहीं है। तो शिक्षा में क्या क्या चीज़ होनी है? तो व्यवहार का ज्ञान होना है, जिंदगी का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट होना है, और दिशा का विज्ञान ये स्पष्ट होना है। कुल इतने घाट है, इतने घाटों को यदि हम पूरा करते हैं तो जिंदगी फिर से उत्सव हो जाती है ना। और वो उस आदमी के अंदर से इतनी ताकत प्रकट होती है जिसको आप कितना भी लालच देके प्रकट नहीं करा सकते, कितना भी लालच देके आप प्रकट नहीं करा सकते। हमारे यहाँ पर है ना, थोड़ा अगर आपको जानकारी में दें, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जिन जिनको बातें समझ में आती है, एजुकेशन होता है। ऐसा भी नहीं कि जादू है, कैंपस में घुस गए और जादू हो गया, ऐसा नहीं है। एजुकेशन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजर के ही होता है। कुछ को हुआ, कुछ को नहीं हुआ, उनको हो रहा है, आगे आगे हो जाएगा। जितनी छोटी आयु से हम काम करते हैं उतने ज़्यादा परिणाम आ रहे हैं, है ना। ये देखिए दिन, ये कितना उत्सव, देखिए इतना उत्सव क्यों है? क्योंकि नया शरीर मिला हुआ है, नई जिंदगी चालू हुई है, इतना उत्सव मना रहा। अपना अपना काम क्या है? इस उत्सव में जो बाधा है, जो दरवाजा एक बाधा आ गया, खोल दिया, है ना। तो दीदी ने कर दिया, कितना बड़ा काम किया, एक बाधा आ गया। ऐसे जो बाधा आती रहती है वो क्या है? इंटरपर्सनल इश्यूज। फिर जिंदगी का लक्ष्य क्या होगा? और कुल मिला के किस डायरेक्शन में काम करें? हम नैरो हों, संकीर्ण हो जाए, या विशालता की ओर जाए? ये विशालता की ओर जाना है, वसुधैव कुटुंबकम है। ये उम्र है 20 साल की उम्र तक। 15 से 20 साल की आयु में बच्चे में हम ये तय कर देते हैं कि उसको संकीर्णता में जीना है या विशालता में जीना है। संकीर्णता में जिएगा दुखी रहेगा, विशालता में जिएंगे सुखी रहेंगे। सीधा गणित, गणित एकदम सीधा। अपना पराया ही संकीर्णता और विशालता की बात है। अपना पराया में जिए संकीर्णता, यूनिवर्सल लॉ पकड़ में नहीं आया। अपना पराया से मुक्त हो गए, विशालता, और विशालता आ गई तो यूनिवर्सल लॉ समझ में आ गया, और यूनिवर्सल लॉ समझ में आ गया तो अपना झंझट ही खत्म हो गया। इस प्रकार से अपन जो ये एजुकेशन में बात कर सकते हैं। किसी को एजुकेशन में कोई भी प्रश्न हो अभी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बताता हूँ। अब आप पूछेंगे कि पढ़ाई लिखाई कब सिखाते हैं? हम नहीं सिखाते जी। स्विच है, स्विच है। हेलो जी सर। नमस्ते सर, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप, कुछ दिमाग में जा रहा है जी। मेरा प्रश्न ये था कि जो आप अभी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हाँ, अभी जो हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है, अभी 2020 में एनईपी भी लाया है, और कहते हैं ऐसा देखा गया कि बाकी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के थ्रू टीचर्स को बताया जाता है कि हमारी सरकारें भी कर रही है कि लगभग 1 लाख टीचर्स, यानी जो प्रबुद्ध हैं, बहुत अच्छे ज्ञानवान थे, उन्होंने मिलकर इस पूरे क्राइटेरिया को तय किया, बनाया, और हम पर वो नए तरीके से लागू कर रहे हैं। तो मेरा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर 1 लाख जो शिक्षक है, वैज्ञानिक है, साहित्यकार है, जिन्होंने किताबें बनाया, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपके हिसाब से वहाँ पर क्या गलती हो रही है या सब गलत ही है? थैंक यू सो मच। नाम क्या है सर? शिवम, शिवम सिंह सेवम, जी। बड़ा अच्छा नाम है। शिवम, शिवम, सत्यम शिवम। साउंड सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं, इसलिए आवाज़ समझ नहीं पाई। बहुत अच्छा बात आपने पूछा, बहुत अच्छा बात आपने पूछा। हमारे एक राहुल भाई हैं, हाथ ऊंचा करो। इनको पेट में दर्द है, अपेंडिक्स का, आएगा अपेंडिक्स का दर्द है, और ये अल्पेश भैया खड़ा हो गए कि भैया मैं इसका ऑपरेशन करूंगा। तो उधर से हाथ हिलाने लगे, नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अल्पेश भैया ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया जरूर था, लेकिन पूरा कोर्स किया नहीं था। ये क्या है? अधूरे डॉक्टर। तो एक अधूरे डॉक्टर को देख के वो ऑपरेशन कराएगा?
नहीं, तो उसने देखा लोग नहीं करा रहे तो दूसरा खड़ा हो गया, अपने हमें भी आधा डॉक्टर, तो कराएगा नहीं। चार और खड़े हो गए, चिंता मत करो, भगवान का नाम लेकर हम भी करेंगे ऑपरेशन, हम भी सिर्फ आधे आधे डॉक्टर हैं। राहुल भैया कराएगा, दर्द कम होना शुरू हो गया उसका। और फिर सारे हॉल के लोग खड़े हो गए कि कोई चिंता मत करो राहुल, हम सब मिलके तुम्हारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन करेंगे। राहुल भैया बोलेगा मेरे तो दर्द है ही नहीं। भाई साहब, लाख हाथ में आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाख हो 10 लाख हो, अधूरा समझ से कहीं नहीं पहुंचेंगे। अधूरी समझ से कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं कोई अहंकार की बात नहीं कर रहा, ये बात समझ लो। अधूरा समझ से 576 आदमी वहां लोकसभा में बैठ के कोई सही निर्णय कर पाते हैं? मैथमेटिक्स आपको गलत पढ़ाता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैथमेटिक्स ने आपको पढ़ा दिया, उससे चक्कर में फंस गए आप, संख्या के चक्कर में। आधा आधा मिलाकर क्या होता है? एक। आधा समझदार पति, आधी समझदार पत्नी। अब ये एक होते हैं कि आधे होते हैं, आधे से नीचे चले जाते हैं, लेस देन 5 हो जाते हैं, 0.5। हाँ या ना? भाई साहब, मानव का मैथमेटिक्स अलग। मानव का मैथमेटिक्स ये नहीं होता कि दो अधूरे अज्ञानी मिलकर हम अच्छा काम कर लेंगे। वो अज्ञानी कितने में अच्छी नीयत से जुड़ जाओ, बहुत ही शपथ खाओ, बहुत ही जल लेके छोड़कर संकल्प करके आ जाओ नाड़ा बांध के। अगर हमारी योग्यता ही नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। संख्या डजंट मैटर, मैंने बोला ना, संख्या का मुद्दा ही नहीं है। 850 करोड़ क्या होते हैं? 10 बाय 10 इंटू 10 फीट गड्ढा गहरा करो, उसमें उससे ज़्यादा चींटी रहती है, कुछ नहीं होता वो आदमी। 850 करोड़ हो चाहे 1000 करोड़ हो, बात संख्या से चलने वाली नहीं है, बात चलेगी टोटल समझ से। जी, दिल्ली में अभी अभ्यासक्रम में मैंने सुना है कि आया है, तो दिल्ली में आया है इस अभ्यासक्रम में, कौन सी कक्षा में आया मालूम नहीं है, लेकिन यही कोर्स अथवा तो जीवन विद्या कोर्स में आ जाए तो मनोविकास उत्सव ये सब आप जो बोल रहे हो वो सब होगा, आविर्भाव के ये सब नहीं होगा। वही हम लोग जो बातें करेंगे, जैसे आपके साथ बात कर रहे हैं, वो दिल्ली में भी करना पड़ेगी और वो गांव में भी करना पड़ेगी। बातचीत करने से हो जाएगा क्या? नहीं, बातचीत करना पड़ेगी। बातचीत करने से क्या होना है, कैसे होना है, इसकी तैयारी पे हम पहुंचेंगे। हमें हमारे में कॉमन सहमति बनेगी, कॉमन कंसेंसस बनेगी, तो हम आगे का प्रोजेक्ट लेंगे। शिक्षा बातचीत से होने वाली चीज़ नहीं है, तो बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। दैट मे बी द स्टार्टिंग, है ना। किसी भी सरकारी स्कूल के ढांचे में, किसी भी गैर सरकारी स्कूल के ढांचे में, किसी भी IIT में, किसी भी MIT में, किसी भी IIM में शिक्षा का कोई कार्यक्रम घटित नहीं हो सकता है। ये होगा परिवार विधि से जीने में। इन जगह पे हो नहीं सकता, ये डिजाइन ही फेल है, फेलियर डिजाइन। आप लाइफ से काट के कहीं पर ले जाते हो जिंदगी से, वहां भी नहीं जोड़ पाते हो, घर में भी नहीं जुड़े, वहां भी नहीं जुड़े, कोई एजुकेशन नहीं हो सकती। हम उनको पोपट बना सकते हैं, मतलब रटा सकते हैं चीजों को, उनको विश्लेषण सिखा सकते हैं, एनालिटिक ब्रेन हम डेवलप कर सकते हैं, बट एक है ना वैल्यू बेस्ड ह्यूमन, हम मानवीय आचरण से संपन्न व्यक्ति को खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इन सब जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा? क्या बंद कर दें? नहीं, इन सब जगह पे पहले बातचीत तो शुरू करें। तो कर रहे हैं, हमारे कई मित्र लोग कर रहे हैं, बातचीत से बातचीत ही होती है, हम भी कर रहे हैं, बातचीत ही है। इसमें से कोई लोगों को छू जाएगा कि चलो देखते हैं क्या है, कहाँ तक जाना है, क्या तैयारी करना है अपने बच्चों के लिए, उससे बहुत विस्तार से बात होगी। और जो काम करेंगे, बीज लगाएंगे, तभी जाकर वो फल पौधा लगेगा, ये तो पता ही आपको, है ना। तो बातचीत करनी ही पड़ेगी, करना ठीक ही है। अगर इन बातचीतों को कहीं भी करेंगे ठीक ही है।
तो बातचीत हो रही है। कहाँ पर जितना प्रयोग हो रहा है, जितना काम हो रहा है, उतने ही परिणाम आ रहे हैं। जिसने जो समझा उतने ही वो काम करता है। ये पूरा कार्यक्रम डिसेंट्रलाइज है, कहीं से भी कंट्रोल नहीं होता है ना। जो हमारे गुरुजी रहे उन लोगों का काम ही इतना सुंदर डिसेंट्रलाइज, जिसको जो समझ में आया उसने वो किया। यदि परिणाम तक नहीं पहुंचा तो दोबारा सोचेगा, दोबारा समझेगा और आगे 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 बढ़ेगा। तो ये डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम, लेकिन बातचीत सब करेंगे, सबको करनी ही पड़ेगी और एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंचना पड़ेगा। इसी बीच में कोई कोई लोग तैयार हो जाएंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, पूरी जिंदगी को तैयार हो जाएंगे। उनके साथ मिल बैठ के हम कुछ काम भी कर लेते हैं। तो जो लोग हमारे साथ जीने को तैयार हो गए उनके साथ जीते भी हैं, और जो लोग अभी जीने को तैयार नहीं हुए जीने की बातें भी करते हैं। दोनों एक ही लक्ष्य में करते हैं। इस प्रकार से काम आगे बढ़ता है। ये ठीक है ना ये बात? तो ये बात अच्छे से समझ लें, संख्या विल नॉट मैटर इट, कभी भी नहीं। मैथमेटिक्स ने हमको गलत पढ़ा दिया, क्योंकि आधा आधा मिलाकर एक कभी नहीं होता है ना, होता ही नहीं है। तो ये सब फंडामेंटल चीजें हैं। फिर मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाया जाए जो जिंदगी से जुड़े, फिर विज्ञान कैसा पढ़ाया जाए जो संबंध से जुड़े, जिंदगी से जुड़े। जी माइक देंगे पीछे भैया। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम जितेंद्र है जी भैया। और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप शिक्षा दे रहे, शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं, तो ये एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ कि पेरेंट के लिए, मतलब जो माँ बाप बनने जा रहे हैं, बने हैं, उनके लिए बेसिकल मतलब वहाँ रूट से चालू हो रहा है सर। लेकिन अगर स्कूल में कुछ उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, ऐसा लग रहा है आप अच्छे मन से कोई स्कूल चला रहे हैं। शिक्षा और व्यवस्था अविभाज्य है। जो अभी का 17वां चल रहा है कि सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या होगी, तो व्यवस्था के बिना हम शिक्षा नहीं दे पाएंगे और शिक्षा के बिना व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो दोनों पे एक साथ काम करना पड़ेगा, दोनों पे एक साथ काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहला स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराया था 1995 में, 1995 में। लेकिन हमारे गुरु जी हमेशा बोले 100 बार सोच के काम करना हो। तो हम 100 बार सोचने गए, सोचने में समझ में आया कि हम शिक्षा दे नहीं पाएंगे, है ना। जो अगर वैसे ही हम काम करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 1990 में मैं कॉलेज छोड़ के भागा हूँ। टीचर पढ़ाता था, मैं छोड़ के आ गया, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चला गया, क्योंकि मुझे लगा एजुकेशन तो बहुत बोरिंग काम है। 95 में शादी हो गई, 97 में बच्चा पैदा हो गया, तो सोचने लगा कि शिक्षा तो जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन 95 में करा लिया। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि वो ऐसे विद्यालय तो नहीं हो सकता, उसके लिए पहले टीचर चाहिए। अगर हमारे पास टीचर ही नहीं है, हमारे पास फटीचर है, अभी बहुत खराब बोलता हूँ मैं, लोग बहुत बुरा मानते हैं, है ना। किसी भी विद्यालय में जाओ, सबसे बड़ा टेंशन क्या है, वो हमारा प्रिंसिपल छोड़ के भाग गया। क्यों भाग गया? किसी ने 2-500 के नोट दिखाए, 500 के 2 नोट ज्यादा दिखा दिए, तो स्कूल चेंज हो गया। क्या डेडिकेशन है, क्या कमिटमेंट है, किधर रिलेशनशिप है, क्या जिम्मेदारी है ना। तो बहुत ही खराब हालत सर अभी तो अपनी। तो बिल्कुल ठीक बात है, जो है सो है। अभी अब जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे कि हमारी हालत खराब हो, उतनी जल्दी हम काम करेंगे। तो कैसे? तो अभी हमने काम किया, 12 साल टाइम लगा। जब मेरे पास 40 टीचर हो गए जो सही में टीचर है, उनको कितने भी नोट दिखा दो आप, वो तो साइड में रखते रहो, है ना। जिंदगी के प्रति कमिटेड है, जिंदगी खड़ी करना चाहते हैं, अपनी भी और बच्चे की भी। तो अब नौकर नहीं है वो। जब टीचर नौकर नहीं है तब शिक्षा शुरू। तो ये पहले तो उटोपिया जैसा था। मैंने इस काम को कर लिया पिछले 5 साल पहले, लेकिन 5 साल तक मैं परीक्षण कर रहा था कि नोट देख के भागेंगे तो नहीं ये भी। तो अभी देखा कि कई लोगों ने दिखाया नहीं भागे। अब ज़्यादा दिखा दो आप, करोड़ 2 करोड़ तो पता नहीं मुझे, भाग जाए तो ठीक है, और काम करूँगा, है ना। जिंदगी जब समझ में आती है वो जुड़ती है और उससे उत्साह बनता है। जिंदगी समझ में नहीं आती, टूटती है, उत्साह घटता है। पैसे से कोई ज़िंदगी चलती नहीं है,
एकदम थके हारे उठते हैं, थके हारे सोते हैं। आज का हालत हमारा क्या है? थका हारा आदमी सोता है, महा थका हुआ उठता है। 2-3 चाय पीने के बाद तो इंजन स्टार्ट होता है उसका। ये फेल्यूर है। अब वापस हम लोग जिस लाइफ में चले गए, जी रहे जैसे, थकते ही नहीं है और उत्साह से सोते हैं और उत्साह से उठ के भाग जाते हैं, बच्चे बड़े सब। तो ये सब हो सकता है जब नियम एक ही है। वहाँ इंदौर में हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? कोई हमारा कोई अलग से चौगड़े थोड़ी ना है, कोई हमारी जन्म पत्री में अलग थोड़ी लिखा हुआ है। उसका एक लॉ है, वो लॉ समझ में आ गया तो कहीं पर भी हो सकता है। उसी क्रम में यह सूरत वासियों से बात हो रही है, इन्होंने विश्वास दिखाया कि ये भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं। मैंने कहा बढ़िया है, करो भाई, हमारा पूरा सहयोग है ना। जब तक सहयोग यहाँ पे काम शुरू नहीं होता तब तक आओ, अध्ययन करो, समझो क्या होना है, कैसे होना है, देख तो लो एक बार। ये उटोपिया नहीं है। आज 120 लोग हम लोग रह रहे हैं, 10-15 मेहमान रहते हैं, है ना। और व्यापार का कोई काम नहीं करते, नौकर एक भी नहीं है, और इतना काम करते, बच्चे भी खुश रहते, बड़े भी खुश रहते, एजुकेशन हो रही है। अब हमारे बच्चों को कई जगह ले जाते हैं लोग। अभी इंदौर में कोई एजुकेशन का ओलंपियाड हुआ, ओलंपियाड बोलते हैं, कुछ करते रहते लोग। किसी ने मेरे को बोला कि आप भी आ जाओ। मैंने कहा मैं आऊँगा, लेकिन मेरे से बुलवाना मत कुछ। मैं पहले बोल देता। बोले सर मैं भी ये कहना चाहता हूँ, आप कुछ बोलना मत। वो बड़े बड़े शिक्षाविद आ रहे हैं। मैंने कहा ये तो सही, मैं बोलूँगा। तो मेरे को आगे बुला रहे फिर। बोले नहीं, आपके यहाँ के एक बच्चा हम देखना चाहते हैं। मैंने कहा तुम्हारी अकल ही क्या है? तुम्हारा अकल ही नहीं, बच्चे को देखना ही नहीं आता तुमको। जैसे प्रीति दी ने बताया ना, बच्चा बेचारा जो अभी नया पैदा हुआ, बड़ा पीड़ा में, कोई पीड़ा मजे कर रहा है, पेट के अंदर और मजे कर रहा था, बाहर और मजे कर रहा है। दूध पिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी, नेपी बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी, वो ठाट बाट में दिखता ही कहाँ है? मैं तुमको कुछ दिखेगा ही नहीं। नहीं सर आप आ जाओ सर, वो 4 बड़े बड़े स्कूल के आ रहे हैं और हमने सुना है MCU के विद्यालय के बच्चे भी अलग हैं, तो आ जाओगे। चले गए जी हम लोग। 1-1.5 घंटा 2 घंटे बैठे रहे। मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो पहले तय करके गया, नहीं बोलूँगा। अब उन बच्चों के बीच में बातचीत शुरू कराई उन्होंने, है ना। हमारे विद्यालय के बच्चे ऐसे बैठा हुआ है, जैसे देख रहे हो। 4 बच्चे बैठे हैं दूसरे, वो माइक छीन छीन के बात करें, क्या ना बड़ा बात बताते जिससे उनका नाम ऊंचा हो जाए। और ये बैठा अपना आराम से, है ना, बैठा चुपचाप। हाँ, वो जो कोऑर्डिनेटर थी, मैंने उसको बोला कि यदि इससे कुछ पूछना तो पूछोगे तो बोलेगा, है ना। इसका एजुकेशन ही ऐसा नहीं है कि ये बिना पूछे बोले। बोले ऐसा है क्या? तो कुछ पूछा तो कुछ 1-2 लाइन बोला। 1-2 लाइन ये बोला उसने कि देखो आप लोग जो 3-4 लोग बात कर रहे हो, ये कोई समस्या है? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? ये कोई लाइफ का प्रॉब्लम है ना। पता नहीं कौन सी दुनिया बना के क्या हम उलझे बैठे हैं, उनको हम समस्या मानते हैं। हालांकि वो कुछ भी उनको समझ में नहीं आया। मैंने पहले कहा था कि अकल से दिखता है कोई चीज़, जब देखने वाले की अकल ही नहीं आई तो कैसे लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपना अपना विद्वत्ता को साबित करें, यही करते रहते शास्त्रार्थ। तो दिखता है कि ये सब घटित हो सकता है, लेकिन हमको समझ में तो आए कि क्या होना है। कामना अच्छी है हमारी, वो कामना से के अर्थ में योग्यता अर्जन नहीं करेंगे तो कैसे पूरा कर लेंगे? बातें करने से थोड़ी होता है। तो इतने साल में यही उपलब्धि है कि 40 टीचर ऐसे हो गए जो आपकी नज़र से भी टीचर ही हैं। अगर उनका वो देखोगे, आप उनका अपना प्रोफेशनल करियर देखोगे तो आपको लगेगा बड़े बड़े लोग हैं आपकी भाषा में, और हमारी भाषा में वो टीचर हैं, फटीचर नहीं है। ऐसा कहकर हम बाकी का अपमान नहीं करें, सच्चाई बता रहे हैं। और कैसे परेशान लोग हैं वो शिक्षा में आए हुए हैं। शांति का काम है। यदि जीवन में तृप्ति हो गई तब शिक्षा के लिए हम योग्य होते हैं। जब हम जीवन में खुद ही अतृप्त हैं, हम क्या करेंगे आप बताओ? देखो, एक इंजीनियर के पास आप अपने बच्चे को भेजते हो तो वो इंजीनियर बना देता है, इतनी योग्यता है उसकी। लेकिन वो नौकर इंजीनियर होता है तो वो आपके बच्चे को भी नौकर इंजीनियर बना देता है। वो शोषक इंजीनियर होता है तो वो आपके बच्चे को शोषक इंजीनियर बना देता है। वो यदि पोषक इंजीनियर हो तो वो आपके बच्चे को पोषक इंजीनियर बना देता है। तो जो जिसके पास है वो डिलीवर हो रहा है। लोग क्या कह रहे हैं? लोग डिलीवर नहीं कर रहे। मैं बोला उनके पास है ही नहीं, क्या डिलीवर करेंगे? जेब में अगर रसगुल्ला नहीं है और आप टीचर को बोले कि उगल रसगुल्ला, कहां से उगलेगा? वो है ही नहीं। तो लोग डिलीवर नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है।
लोगों के पास जो है वही तो डिलीवर हो रहा है। होने में कम पड़ गए, डिलीवरी में तो कम पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि है ही नहीं तो क्या डिलीवर करेंगे, है ना। तो ये बात समझ लो। तो हर विद्यालय में किया जा सकता है। मैं कल ही एक विद्यालय में कहते भैया बेटे यहाँ पर, ये भैया सो रहे जो, है ना, इनके विद्यालय में गए थे कल, रत्न सागर विद्यालय, कल गया था। कल बात हुई, मैंने कहा यहाँ भी कर सकते हैं, नियम एक ही है सर, केवल अपना दृष्टिकोण चेंज होए, केवल हमको बताना आ जाए। इस सर ने बोला कि हमारे तो पेरेंट्स सब बच्चे लेके भाग जाएंगे आपकी बात सुनेंगे तो। मैं बोलेंगे ये तो अविश्वास है आपको, आप पेरेंट को जानते ही नहीं हो। मैं जानता हूँ पेरेंट, जब एक व्यक्ति, एक माँ बाप जब पेरेंट बने थे ना, जब उनके अंदर क्या कामना क्या थी वो मुझे पता है। जिस दिन उनके घर में न्यूज़ आई कि बच्चा पैदा हुआ या होने वाला है, उन्होंने खुशी इस बात की नहीं मनाई थी कि वो एक शोषक तैयार करेंगे, एक नौकर बनाएंगे, इस बात की खुशी नहीं हुई थी। उस दिन की कामना उनकी ये थी कि एक बढ़िया जिंदगी हमारे घर आई है, हम इसको बेहतरीन जिंदगी बनाएंगे। तो ये कामना हमने देखी है ना, ये सर ने नहीं देखी। तो सर घबराते हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ संशोधन शुरू कर दूं मेरे विद्यालय में तो जनसंख्या कम हो जाएगी। जनसंख्या का मुद्दा ही नहीं है, क्वालिटी का मुद्दा है। हमको क्यों जनसंख्या पे काम करना है, हमारे को तृप्ति के साथ खड़े होना है ना। तो आप पहले बीइंग टीचर, बीइंग प्रिंसिपल, बीइंग पेरेंट, शिक्षा क्या है, क्यों है, कितनी है, कैसे होती है, क्या उसका वातावरण होता है, उसको समझ लो। अरे हम सब कुछ कर सकते हैं भाई साहब, आदमी इतनी बड़ी चीजें एक बार समझ में आ जाए सब कुछ कर लेगा वो। एक बार एक नासा के साइंटिस्ट हमारे किसी वर्कशॉप में आए, अच्छी दोस्ती हो गई उनसे, इंडियन ही थे वो, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए नासा में। तो मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये बताओ जब वो रॉकेट लॉन्च करते हो तुम लोग, सब ऊपर जाता रहता है, क्योंकि सब बड़ा सा कमरा रहता है, उसमें इतना कंप्यूटर लगे रहते हैं, तो ये सब लोग कर क्या रहे होते हैं, सब क्या कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा कितने पैरामीटर ऐसे होते हैं जिनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, आप कुछ संख्या बता सकते हो क्या। बोले सर ये अब कल बताऊंगा। अगले दिन उन्होंने मुझे बताया कि जब वो हम कोई भी रॉकेट लॉन्च होना है, लॉन्चिंग के पहले 2 लाख तो हम लोग चेक लगाते हैं। कितने चेक, कितने चेक समझते हैं, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ, 2 लाख, 2 लाख चेक पहले तय करते हैं, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो टीचर हुआ कि नहीं हुआ, है ना, अकल आई कि नहीं आई, सब चेक लगाना पड़ेगा ना हमको भी। क्या करिकुलम होगा, क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या मेथड होगी, क्या पेडागोजी होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो 2 लाख चेक लगाते हैं। और मैंने कहा फिर कंप्यूटर में बैठ के क्या कर रहे थे इतने सारे लोग, तो बोले 150 पैरामीटर। कितने पैरामीटर ऑनलाइन मेजर, उसको मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर क्या है, फ्यूल कितना जा रहा है, वेलोसिटी क्या बनी हुई, डायरेक्शन क्या है। 150 लोग, मतलब 150 कंप्यूटर पे एक टीम लगी रहती है और वो उसको मॉनिटर करती है, तब जाकर वो कहीं रॉकेट धीरे से लॉन्च होता है। भाई साहब एक बालक को लॉन्च करना है जिंदगी में, तो बहुत थोड़े से पैरामीटर और बहुत थोड़े से चेक्स ही अपने को मेंटेन करने हैं। तो आप रॉकेट के लिए इतना कर सकते हैं और मानव की जिंदगी के लिए नहीं कर सकते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका, करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। यस सर, डेफिनेटली। जोरदार ताली आपके लिए। डरे हुए क्यों हैं, भयभीत क्यों हैं, खराब नियत थोड़ी ना है, सबके सामने यही बोल रहा हूं, अलग से हो भी तो कोई पता नहीं। तो खराब नियत थोड़ी ना है, समझ की कमी है कि होना क्या है, करना क्या है, जाना किधर है। हम में से जिस जिसको समझ में आता जाएगा वो करता चला जाएगा। मैं खुद बेटा आपके सामने, मैंने बताया इसे कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, मेरे को सबसे खराब काम ये नजर आया। क्यों नजर आया वो भी बता देता हूँ। इसलिए नजर आया कि मैंने देखा कि बच्चे शिक्षक को एक अच्छे नज़रिए से देखते हैं और वहीं शिक्षक की योग्यता क्या होती है वो मैं जान गया। 1-1.5 साल मैंने काम किया
मैंने देखा कि टीचर तो भाई साहब बुरे हाल है, और सीनियर से सीनियर प्रोफेसर का हाल, जो रिटायरमेंट की वर्ज पे बैठे हैं, उनकी नीयत किस प्रकार से वो लड़कियों को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब बताने जैसी बातें नहीं, लेकिन वो सब देखा मैंने। तो मैंने देखा ये तो बड़ा बुरा है। हम 20 साल के टीचर, वो 60 साल के टीचर, दोनों एक जैसे। हम भी वैसे ही, हमको भी कॉलेज में हमारे स्टूडेंट अच्छी लग रही है हमको। 20 साल की उम्र है तो क्या करेंगे, है ना। 60 साल वालों को भी यही हाल है। तो हमने देखा क्या हो रहा है, तो ये तो बड़ा मॉरल प्रेशर है। बच्चे एक अलग नज़र से देखते हैं, माँ बाप एक अलग नज़र से देखते हैं, और हम अपने आप को देखें हम तो योग्य नहीं है, तो हम तो भाग गए वहाँ। और भागने के बाद आज क्या करें, आज वापस टीचिंग का काम करें। क्यों? अब योग्यता आ गई, अब देखने का तरीका आ गया, समझ गए इन बातों को, तो कर सकते हैं। हम कर सकते, तो आप भी कर सकते हैं। आप पहले से ही उसी फील्ड में हो। मैं तो वहाँ से निकल के इंजीनियरिंग में चला गया ना, वहाँ कुछ भी अपने कंस्ट्रक्शन काम कराते रहे, है ना, वो सब कर कुरा के फैक्ट्री चला के कुछ भी करके हम वापस पहुँचे। आप हमसे आगे क्या आदमी, केवल आपको पता पर लग जाए कि होना क्या है, जाना किधर है हमको, और उसके लिए क्या तौर तरीके होंगे, और सस्टेनेबल कैसे होगा। अब मेरे विद्यालय में 40 टीचर है साहब, एक को भी तनख्वाह नहीं दे रही है। बोलिए आप मजे में कि मैं मजे में, बोलिए। बच्चे को कोई फीस नहीं है, टीचर को कोई तनख्वाह नहीं है, काम ही खत्म हो गया। बोलिए क्या दिक्कत है। अब जो है जिंदगी है, साथ में सीखो, नहीं आता कोई बात नहीं। बच्चे हमको माफ करते हैं, वो आप में ये उम्मीद तो करते हैं कि आपके पास सब उत्तर होना चाहिए, लेकिन यदि नहीं भी हो ना, और हम केवल जेन्युइन हो और चलो मिलके देखते हैं यार क्या है इसका उत्तर, उसमें भी खुश रहते हैं। तो जिंदगी जब जिंदगी साथ जुड़ती है, उत्सव बनता है, उसका नाम है व्यवस्था। और वहाँ से एजुकेशन फिर है ना मोस्ट लवेबल, मोस्ट एंजॉयबल एक्टिविटी है। शिक्षा कभी मातम नहीं होता है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये काम थोड़ी था शिक्षा। शिक्षा तो उत्सव है। देखो आप मेरे साथ बैठे हो, यदि आपको कोई बात समझ में आ गई मैं बैठे बैठे, तो आप वहीं गुदगुदा रहे हो कि क्या बात बताइए आप। उत्सव हो रहा है, खाने पीने से नहीं हो रहा। उससे अच्छा खाना आप घर में खाते हो रोज, है ना, ये भी अच्छा ही था, बल्कि इससे अच्छा खाते हो आप, फिर भी आप यहाँ उत्सव मनाते हो यदि समझ में आता है तो, और नहीं समझ में आता है तो मातम मनाते हो। तो एजुकेशन इज ए वेरी लवली थिंग, वेरी जॉयबल एक्टिविटी, एंड इट हैपन्स, इसको करना नहीं होता है। तो ये बात अगर समझ गए तो शिक्षा इस प्रकार से होती है। तो शिक्षा और व्यवस्था अविभाज्य। वो भाई कुछ कहना चाहते हैं जी। नमस्ते दीदी। Hello. हाँ जी, Namaste, hello. sir. First of all, thank you so much to giving me this opportunity. And I have this question to ask you. First of all, you told me that everything is happening because of lack of knowledge. Okay, सब कुछ समझ की कमी के कारण हो रहा है. लेकिन my question is that how to complete this thing? Like समझ की कमी को complete कैसे करें? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? किशन. सॉरी, किशन. किशन, श्याम का भाई किशन। तीसरा कोई कन्हैया उठेगा। बहुत बढ़िया किशन भाई, हिंदी में जवाब दे, चलेगा? चलेगा सर. अंग्रेजी मेरे को आती भी गुजराती में बोलो तो भी चलेगा. આવે નથી, આવે નથી, આવે નથી। हाँ, माइक बंद कर ले। ये बिल्कुल ठीक बात है। समझ की कमी, किस बात की समझ की कमी? मानव के बारे में अज्ञानता ही हमारी सारी समस्या का जड़ है। हम कभी मानव होते हुए भी जीवों जैसा आचरण करने लगते हैं, मानव होते हुए कभी पेड़ जैसा करने लगते हैं, मानव होते हुए भी राक्षस जैसा करने लगते हैं। तो मानव का अध्ययन उपलब्ध नहीं हो पाया अपने को। अब सुबह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, बात कुछ भी करा लो, अध्ययन हो रहा है मानव का। पूरी दुनिया के सिलेबस में ये 3 बातें कम है, इसके कारण समझ की कमी पूरी नहीं हो पा रही। वो क्या है? मानव क्या है, इसके बारे में कोई डेटा नहीं है। ठीक ठीक तो नहीं कह पा रहे। कोई कह रहा है पानी का बुलबुला है, कोई कह रहा है आत्मा है, कोई कहता है परमात्मा का अंश है, कोई क्या कह रहा है, कोई साइंस कुछ कह रहा है, कुछ कह रहे हैं। तो ठीक ठीक नहीं कह पा रहे हैं। जैसे पेन के बारे में ठीक ठीक कह पा रहे हैं कि आदमी
ऐसा ही, इतना ही होता है, ये हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं था। हम आप और मेरे में क्या अंतर है? मेरे पास ये डेटा आ गया तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बैठा हूँ, कॉन्फिडेंस से जी रहा हूँ, इसी का नाम खुशहाली है। और जब मैं कॉन्फिडेंस से जीता हूँ, खुशहाली से जीता हूँ, तो मेरे आसपास सब चीज़ें बढ़िया हो रही है ना। एनवायरनमेंट रिच हो रहा है। मेरे कैंपस में देखोगे तो 150 से अधिक तरह के पक्षी आ गए। मेरे समझदार होने से पक्षी अपने आप आ गए, मैं बुलाने नहीं गया। मेरे समझदार होने से मेरे जमीन का जल स्तर ऊपर उठ गया, हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। मेरे समझदार होने से है ना, वहां पर बायो जितनी एक्टिविटी थी वो बढ़ गई, माइक्रो क्लाइमेट सुधर गया, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। सोचिए, हम सबसे विकसित इकाई हैं, हमारी समझ कम पड़ जाती है, उससे से बर्बादी शुरू हो जाती है। जैसे हम समझदार होते हैं, चीजें अपनी जगह तुरंत ठीक होने लगती है, बाहर सब बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। सारा भीतर में गड़बड़ है, इसलिए बाहर में प्रकटन हो रहा है। तो मानव का अध्ययन समझ में आ गया, तो मानव का सुख क्या है समझ में आ गया, हम सुखी हो गए। जब हम सुखी हो जाते हैं तब दूसरे के सुख के लिए हम काम करने लायक हो जाते हैं, तब शिक्षा देने का अधिकार होता है, तब व्यवस्था की बात शुरू होती है, तब जाकर उत्पादन, विनिमय, स्वास्थ्य, न्याय कैसे हम करते हैं वो सब आपको बताने वाले हैं। तो ये सब सुखी होने के बाद का कार्यक्रम है। सुखी कैसे होंगे? अपनी उपयोगिता को समझ लो किशन भैया। किसकी उपयोगिता? स्वयं के आप क्यों हो, वाई यू आर ऑन प्लेनेट अर्थ, वाई यू आर टेकन बर्थ। सबका अलग अलग नहीं है, सबका अलग अलग नहीं है, उसको समझना है। यूनिवर्सल क्या है वो, उस यूनिवर्सिटी को समझ गए तो वो हमारा शिक्षा पूरा हो गया। बात समझ में आया? चलिए, तो अब क्या निकल गया, आगे बड़ी बात। और कोई प्रश्न है? तो शिक्षा इस प्रकार से पूरी हो रही। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम अश्विन है। अभी जो आपने बात बताई हाँ जी, कि डॉक्टर नहीं है वो ऑपरेशन नहीं कर सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। वो सही है कि जो डॉक्टर नहीं है, जिसके पास डॉक्टर की स्किल नहीं है, हाँ वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा जी। मगर अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बच्चे 12 साल या 15 साल तक किस टाइप का एजुकेशन ले पाए, हाँ उस विषय पे है। तो अभी मुझे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लग रहा है, क्योंकि पहले जो फर्नीचर है उसको टीचर बनाना पड़ेगा जी, और जो अनाथ बच्चे हैं हाँ उसके जो पेरेंट्स नहीं है उसको पहले पेरेंट्स देना पड़ेगा, वो टीचर ही दे पाएंगे। तो ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को फास्ट कैसे किया जाए? आप गुजराती आगे रहते हो, फास्ट करने वाले तो आप ही हो। मेरा इतने ही काम है, आपकी खोपड़ी में एक बार आ जाए। गुजराती सबसे आगे, सबसे भागे, सबसे आगे। फास्ट आप कर देना, सब काम मेरे से करवाओगे। अभी जो एनईपी इम्प्लीमेंट हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, हाँ तो जी। उसमें क्या है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो ये काम कर रही है, तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें से कुछ परसेंटेज इंप्रूवमेंट होगा ऐसा लग रहा है। देखो, एक आपको सामने उदाहरण रखता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एनईपी में सब ऐसे ही होगा। एक हमारे हिंदुस्तान में एक कॉलेज है आईआईटी कानपुर, आपको पता है ये बात? सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस आईआईटी कानपुर में होते हैं, ठीक है। हर साल 2-4 टपक लेते हैं एडमिशन करने के 1-2 महीने 6 महीने के अंदर। क्यों टपक लेते हैं? वो सब अपने अपने स्कूल के टॉपर रहते हैं, यहाँ आके डफर हो जाते हो। मूल्य शिक्षण नहीं मिला है। मैं पूरी बात बता दूं आपको कि ये रिपोर्ट कैसे बनती है और कैसे काम होता है, वो थोड़ा समझ लो आप। अब क्या होता है साहब, आईआईटी कानपुर में कोई सुसाइड कर लेता है, फिर हंगामा होता है एचआरडी मिनिस्ट्री में, फिर बवाल होता है कि क्या हो गया है, कैसे हो रहा है। लोग चीखते चिल्लाते हैं। कोटा में कितना लोग सुसाइड कर लेते हैं। आईआईटी कानपुर में सुसाइड ना हो, उस पर रोकथाम, कारण निवारण के ऊपर एक हाई लेवल कमेटी बनी। हाई लेवल समझते हो आप? वो रहते हैं उसमें वही लोग हैं, नाम उसका हाई लेवल होता है।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, ये वो रिटायर्ड कोई फलाने फलाने जी जज वज सब मिला जुला के एक कमेटी बना देते, जो भी है। एक कमेटी ने फिर रिपोर्ट जारी कर दी और रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। आईआईटी कानपुर में सुसाइड के रेट्स को कम करने के जो प्रावधान उन्होंने सुझाए हैं बहुत इंटरेस्टिंग। पहला प्रावधान, हॉस्टल में पंखे हटा दो तो आत्महत्या कैसे करेंगे। खिड़कियों में ग्रिल लगा दो जिससे कूद के ना मर जाए। आप बैठे रहो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। अरे बनाई किसने? कौन है वो लोग? वो आपके हमारे जैसे हैं जिनको भी पता ही नहीं है, बना दी है ना, जो इधर से उसको बना दी। मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे होती है रिसर्च, ऐसे रिपोर्ट होती है। एक बढ़िया रिसर्च के बारे में बताता हूँ, आप लोगों ने बड़े विद्वान, बड़ी रिसर्च हो गई। एक रिसर्च के बारे में हमेशा बताता हूँ मैं। आजकल क्या हो गया, सभी आईआईटी वगैरह में प्रमोशन तभी मिलेगा जब आप रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे। और टीचर बड़े परेशान रहते हैं, मेरे तो सब मित्र हैं, क्या करें कैसे रिसर्च, हर साल दो उनको रिसर्च पब्लिश करनी है इंटरनेशनल जर्नल में, और करें क्या। ऐसे एक पूरा एक साइंटिस्ट है, उनको कुछ समझ में नहीं क्या करें। उन्होंने कहा हम एक काम करते, रिसर्च करेंगे फ्रॉक के ऊपर। किसके ऊपर? मेंढक। क्या बोलो मेंढक को गुजराती में क्या बोलते हैं? टेढ़को। तो टेढ़को पकड़ी ले आए अभी, है ना। अब टेढ़को पे रिसर्च होगी जी, बड़ी हाई टेक्नोलॉजी की लैब लगी हुई है, मार कैमरे लगे हैं, मार सेंसर लगे हैं, सब लगा हुआ है। और वो खड़े हैं साइंटिस्ट महोदय, सब लोग रिसर्च कर रहे हैं, यू नो व्हाट टू डू विद दिस। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज टेढ़का, है ना। तो साइंटिस्ट महोदय ने उसके कान के नीचे से आवाज किया तो वो मेंढक कूद गया। सब कैमरे लगे थे, रिकॉर्डिंग लगा था, सेंसर लगे थे, एक्सरे वगैरह गामा रिकॉर्ड हो गया कैसा मेंढक गया, उसके क्या मोशन थे, सब रिपोर्ट बन गई फटाफट। ये आया, बहुत बढ़िया। अब रिसर्च फिर रुक गई। रिसर्च में अब क्या करना है पता नहीं चल रहा है। साइंटिस्ट होते परेशान, क्या करें, दाढ़ी बढ़ा सिर खुजाओ, चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया तो मेंढक की एक टांग काट दी। और मेंढक की टांग काटने के बाद फिर उसके कान के नीचे बजाया। अब की बार भी वो कूद गया और लहराता कूदा, क्योंकि 3 टांग में कूदेगा तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। अब फिर से रिकॉर्ड हो गया, हाइपर बोला है कि पैरा बोला है, मैथमेटिक्स जानते हैं कई लोग, सब रिकॉर्ड कर लिया। फिर से सब डेटा आ गया। आगे रिसर्च नहीं पड़ रही, आस्था क्या करना है दो, है ना। तो क्या हो गया, दूसरी टांग भी काट दी। अब टेढ़ का तो टेढ़ का है, दूसरी टांग के बाद भी कूद गया, लेकिन अब की बार यहीं गिर गया क्योंकि ताकत नहीं आई, ये नहीं आया, सब रिकॉर्ड हो गया। और देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है मेंढक को, रिसर्च इज गोइंग ऑन, पब्लिक पेपर में पढ़ रही है कि रिसर्च चल रही है, कुछ बढ़िया आने वाला है। फिर ये रिसर्च आगे बढ़ी, तीसरी टांग भी काट दी गई। और अब की बार जब उसके कान के नीचे बजाया तो मेंढक नहीं कूदा, रिपोर्ट पब्लिश हो गई। 3 टांग काटने के बाद मेंढक टेढ़ का जो है बहरा हो जाता है। आप हम पढ़े लिखे लोग ऐसी अनेकों रिसर्च पढ़ते रहते हैं, आशान्वित रहते हैं, संभावनाओं से युक्त रहते हैं, विश्वास बनाए रखते हैं। बनाए रखो, अपने आप को अंधेरे में डूबे रखो। कल ही मुझे किसी ने पढ़ा, ये हमारे ये कम थोड़ी दबे साहब, कल ये रिपोर्ट पढ़ा है। वो भैया को अभी अतुल भैया ने पढ़ी, पहले से पढ़ रखी थी। अब वो एनईपी में एक लिखा हुआ है कि बच्चों का शिक्षा का बोझा मुक्त होना है, बोझ मुक्त शिक्षा। उसके लिए क्या प्रावधान, तो उसके लिए लिख दिया कि बच्चे को ये सुनिश्चित किया है, सभी सरकारों को, सभी कलेक्टर को, कभी सभी एजुकेशन अधिकारियों को भी ऐसा सुनिश्चित करो कि बच्चे को बोझ जो है ना, वो बोझ जो बस्ता वो बैगलेस कर दो, स्कूल में जमा करा दो, तो बच्चे की शिक्षा का बोझ खत्म हो जाएगा। अरे बोझा यहाँ है,
बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आया हूं यार स्कूल में, किसने भेजा मुझे। लेटर जारी हो गया, सरकार खुश हो गई, हमारे में तमाम लोग बात करें, यू नो दैट द बैग इज समथिंग विच इज रॉन्ग एंड हैविंग प्रेशर ऑन स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड के अंदर से नर्वस सिस्टम जाता है तो बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तमाम फालतू बातें करते रहेंगे बेटे बेटे, करते रहो, गलत थोड़ी कर रहे हो, लेकिन कुछ काम की बात करें क्या, है ना। बोझ है यहाँ मानसिकता में, जिंदगी यहाँ अटकी बैठी है, उसका उपाय बताओ। वो तो बता नहीं रहे, किताबें यहाँ जमा कर दो, यहीं पे आके वापस खुल जाएंगी, फिर क्या मजा आएगा उसको। तो ऐसे हम बनाते रहते हैं, वो सबको जानता हूं मैं कि उनको कितना समझ में आया, इतना भी इधर ही है, इधर ही अकल है हमारे जैसे, हम भी वही पढ़े थे, जब हम वो पढ़े थे हम भी वैसे थे। जब भी ये पढ़ लिया कि मानव क्या है, मानव का सुख क्या है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या, इतना छोटा सिलेबस पूरा कर लिया तो पूरी चीज समझ में आने लगी। हमको लगा, लोगों को लगता बड़ा अहंकारी है, पता नहीं कोई दूसरे ग्रह से आके बात कर रहे क्या, है ना। आप अहंकारी, आप मेरे को मान लो, कोई मेरे को आपत्ति नहीं है, लेकिन बात ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, काम की है कि नहीं, आपकी जरूरत की है कि नहीं, देखो समझो, चलेंगे आगे देखेंगे। तो जब मेरे में बदलाव आ सकता है तो आप में आ ही सकता है। आप तो एजुकेशन फील्ड के लोग हैं, हम तो सीमेंट गारा वाले आदमी हैं, सच्ची बता रहे हैं आपको। इसीलिए आपसे एक सॉल्यूशन यही चाहिए, हाँ। इसमें स्पीड कैसे आ सकती है। सब कुछ चेंज करने की बात है। अभी एजुकेशन में जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई है, शायद उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास, जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं उस टाइप की विचारधारा है, पर सब जो एजुकेशन फील्ड में टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, तो एक एक व्यक्ति को इसमें बदलना पड़ेगा अगर हमें परिणाम चाहिए। तो वो फास्ट कैसे हो पाए। बिल्कुल, गुजराती हार गए, मैं क्या करूं, मेरे को बताना पड़ेगा। स्पीड है भाई साहब समझने से। देखो मेरे को समझ में आया 1995 में कि ये काम का डायरेक्शन, इस पर सोचना चाहिए। हमको एक व्यक्ति मिल गया, कुछ समझने के बाद चली, हमारी स्पीड कम थी, धीरे धीरे जाकर 2007-8 में हमने काम शुरू किया, और जब तक वो जो व्यक्ति समझा रहे थे वो भी समझा ही रहे थे, देखने को तो हमको भी नहीं मिला था। अब करने से देखना बन गया, समझ में आ गया। अब स्पीड फास्ट हो गई है। आप में से जो भी व्यक्ति ऐसी शिक्षा के लिए आगे आना चाहता है, मैं बोल रहा हूँ उसके लिए एकदम फास्ट स्पीड है। आइए एमसीयू के, आइए बैठ के समझते हैं। हम उन बच्चों के साथ काम शुरू कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स हमसे सहमत होंगे, और उन सभी पेरेंट्स से पहले एक बार बात करेंगे। आपके विद्यालय के सारे पेरेंट इकट्ठे करो 7 दिन के लिए, और नहीं आते हो जो पेरेंट को ले जाओ अपने बच्चे अपने घर। नया रिफॉर्म आ गया। जो माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा के लिए 7 दिन का समय नहीं निकाल सकते, उनके बच्चों को हम लेंगे ही नहीं। काम फास्ट शुरू हो जाएगा, वो भी देखेंगे क्या हो गया इसको, है ना। पेरेंट से बात होगी, और वो भी इंसान है, उनके अंदर भी वही कामना थी, आपके अंदर भी वही कामना है। आप ये सुन के बता ही रहे हो कि आपके अंदर वो कामना वापस खड़ी हो रही है। एक बार हमारे आपके समझ में आने की देर है भाई साहब। करना तो बहुत थोड़ा सा है, इसमें करना नहीं है, होना है। वी हैव टू बी लाइक दैट ओनली। जैसे पानी पानी है ना, पेट्रोल नहीं है, इसलिए पानी पानी है तो अपने आप तृप्ति देता है। ठीक वैसे ही हम अभिभावक हो जाएंगे, हम स्कूल हो जाएंगे तो अपने आप ही तृप्ति जाएगा। तो सबसे बात हो सकती है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं है। जब तक ये मॉडल नहीं था तब तक तो बहुत ही रहस्यमय था कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अब नहीं है, अब तो आप आ जाओ एक बार, आपको दिखा देंगे कैसे हो गया। जो हो रहा है वो पसंद आ रहा है कि नहीं देख लो एक बार, है ना। और पसंद आ जाए तो और उसको और बढ़िया कैसे करना है उस पर बैठ के बात कर सकते हैं। आप हमसे अधिक और हमसे बेहतर और हमसे जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि आपका फील्ड है, उसमें छोटा सा काम है। आप पहले कुछ दिन समय निकालिए, एक बार ठीक से पूरा शिक्षा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उस बात को सुन लीजिए, है ना। मानव क्या होता है, कैसे हो सकता है, और फिर एक कार्यक्रम कैसे चलता है उसको देख लीजिए। दोनों चीज़ें देख लेंगे। मैंने कहा शिक्षा और व्यवस्था अविभाज्य, ये जुड़ी हुई है। तो जब तक एक ढांचा हम बनाएंगे नहीं, हम कैसे शिक्षा दे देंगे। और शिक्षित हम होंगे नहीं खुद, तो हम व्यवस्था कैसे खड़ी कर लेंगे, ढांचा कहाँ से बना लेंगे। हम ढांचे के नाम पे बिल्डिंग बना के बैठ जाते हैं, फिर बिल्डिंगों की झाड़ू पोछा करते रहते हैं, फिर झाड़ू पोछा कलरिंग कर करके परेशान होते रहते हैं, आया ना।
तो इसको ठीक से समझ लो। एजुकेशन होती है आदमी आदमी के साथ, ये ढांचे केवल सपोर्ट करते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप समझ रहे हो मेरे से ना कि इस बिल्डिंग से। ये बिल्डिंग हमको हवा पानी और डिस्ट्रैक्शन से बचा रही है, जो अपना काम कर रही है, सहयोगी है वो। मेन काम तो आपका मेरे बीच हो रहा है। तो यदि हमको ये बात समझ में आ जाएगी तो जैसे भी हमारे ढांचे हैं उन ढांचों को हम सदुपयोग कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे। और एक बार हमको समझ में आ जाएगी ऐसा हो सकता है, जो मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है। उसमें थोड़े मोटे प्रश्न होंगे, आपके पूरे कर लेंगे उसको। थोड़ी बड़ी दिक्कत आएगी प्रैक्टिकल, हम बैठे हुए हैं, हम आपको मदद करेंगे, है ना। और कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, कोई फीस नहीं, क्योंकि हम सब अपने में समृद्धिपूर्वक जीते हैं। यहाँ अभी आए, कोई चार्ज नहीं इसका, कोई आगे वहाँ दान पेटी भी नहीं लगेगी, आपको डाल के जाना है ना, चिंता मत करना। तो इस प्रकार से हम चल सकते हैं जी। हाँ, मतलब अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसकी हाँ। वजह से भी प्रॉब्लम्स हमें आ सकती है परिवर्तन में। क्या आ सकती है? हमें प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे अभी हायर एजुकेशन के बारे में सोचे और बच्चे के पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो वो सिस्टम की प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में हम आज हैं, इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जितनी प्रॉब्लम आज आप झेल रहे हो ना, ये सर्वाधिक प्रॉब्लम है। इसके बाद तो मरना ही है। पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे उसका प्रॉब्लम है, बच्चे मर्डर कर दे रहे टीचर का। पता है आपको, हमारे इंदौर में ही एक बच्चे ने अपने प्रिंसिपल को जला के मार दिया, आपने पढ़ा ही होगा। और ये कोई नई बात नहीं, लोग सुसाइड कर रहे हैं और इससे बचे नहीं हैं, लोग भयभीत हैं, ड्रग नशा। भाई साहब आपको पता ही होगा, मिडिल स्कूल तक आते हुए एक डेटा है, एक रिपोर्ट है, मिडिल स्कूल तक आते 99% बच्चे नशे को चख चुके हैं हिंदुस्तान में, सब तरह के 99%। एक आध को छूट गया तो छूट गया, है ना। तो ये हालत है हमारी, सबसे कठिन समय में गुजर रहे हैं हम। अभी कोरोना आ गया तो लगे निपटे, और वो गया नहीं कि हम वास्तविक जैसे थे, हम सुधरे। तो सबसे कठिन प्रॉब्लम है, इस दिशा में जाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुक्ति, टोटल कोई समस्या नहीं है। जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ भी समस्या हमको नहीं है, क्योंकि सारी समस्या तो क्या थी, समस्या का मूल कारण क्या है, समझ की कमी। जब आप समझ के साथ काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब इतना ही है कि आपके अकेले के समझदार हो जाने से पर्याप्त नहीं है, शुरुआत हो सकती है। तो हमारे टीचर से बात करना पड़ेगी, हमारे प्रिंसिपल से बात करना पड़ेगी, हमारे अभिभावक से बात करना पड़ेगी। बच्चे तो रेडी हैं, बच्चे तो सब रेडी हैं, तो वो किया जा सकती है, बिल्कुल किया जा सकती है। उसके लिए हमारी क्लैरिटी होने की जरूरत है। आप अगर टीचर प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, अभिभावक हैं, ट्रस्टी हैं, तो आपकी कन्विक्शन एजुकेशन क्या है, क्यों है, कैसे है, मानव क्या है, जिंदगी की सफलता क्या है, उसके बारे में बदलेगी। निश्चित रूप से आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम खुद कन्विंस हुए बिना दूसरों को कन्विंस कराने जाते हैं, वो बड़ा प्रॉब्लम है। हम खुद कन्विंस होकर जब दूसरों को कन्विंस कराने जाते हैं, और सप्रमाण, कौन सा सप्रमाण, दूसरों को कन्विंस कराना इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है। तो ये जैसे आप इस राह पे चलेंगे समस्या घटेगी, बढ़ेगी नहीं। अभी जिस दिशा में जा रहे हैं, आज जो समस्या है कल उससे अधिक होने वाली है, ये पक्का मान लो आप, ये पक्का मान लो कि अंबानी यदि अपना धंधा आज बंद कर दे तो माइनस में पाए जाएंगे, पता है आपको? क्योंकि जो शोषण के कार्यक्रम में व्यस्त है वो कभी भी अमीर भी नहीं है, समृद्ध तो छोड़ो, वो दूसरों के पैसे भी उनका काम चल रहा है, तो वो और कठिन समस्या में जा ही रहे हैं। हम सब और कठिन होते जा रहे हैं एक दूसरे के लिए। जैसे हम समझते हैं सारी कहानी यहाँ से चेंज होती है। ठीक है, तो फटाफट थोड़ा देख लेते हैं। तो एजुकेशन को लेकर अभी थर्ड और सत्र होगा हमारा, उसमें और हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जी। टी ब्रेक का टाइम हो गया। अभी उत्पादन को लेकर समझ लेते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अगर 4 घंटे काम कर लेता है, कितने घंटे?
4 घंटे। 4 घंटे काम करने के लिए अगर वो 4 रोटी खाता है और 4 घंटे काम करता है तो कितनी रोटी बना पाता है? बोलिए कहाँ है कमी? हम इस मॉडल पे काम करते हैं, कोई कमी नहीं है। आप में से हर एक आदमी 4 रोटी पहले खा लेना। सिर्फ 4 घंटे काम करोगे तो कितनी रोटी बना पाते हो? ये है अमीरी का नहीं, गरीबी का भी नहीं, ये है समृद्धि का मॉडल। तो हम में से हर टीचर भी, बच्चा भी, प्रत्येक बच्चा अपने टीचर के साथ उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। इतना उत्सव, इतनी खुशहाली, इतना क्रिएटिविटी, इतना नृत्य, संगीत सब होता रहता है। और 4 घंटे काम करते साहब, ज़्यादा नहीं। कोई आदमी को बेल थोड़ी ना है, बेल करेगा हम 12 घंटा 18 घंटे, है ना। आदमी 4 घंटे काम करे, 4 रोटी खाकर तो 400 रोटी बनाता है। क्या चीज़ की कमी है? ये कहाँ से आ गई कमी? एक हाथी देखा होगा आपने, इतना मोटा ताजा, धेले भर का काम नहीं करता, खाने की कोई समस्या नहीं। हमारे यहाँ इंसान को देखो, अब 2 तरह के इंसान है, एक एजुकेशन में गया, एक नहीं गया। पहले जो गया उसका हाल देख लो। एजुकेशन में जाने के बाद, डॉक्टरेट करने के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या है उसके? सर्वाइवल, खाने पीने की समस्या। ये कौन सा एजुकेशन है? क्या किधर ले जा रहे हैं? अनपढ़ आदमी को फिर भी काम है, पढ़े लिखे का पेट में छेद बड़ा हो गया, भरता ही नहीं। ये बात अलग है, कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन पेट नहीं भरता। तो ये समझना पड़ेगा। तो इस उत्पादन की प्रक्रिया में लगते हैं। अब ये बच्चे के लिए जॉयफुल एक्टिविटी है। आप बोलोगे खेल कराते हो, यही खेल है उनके लिए। आप बोलोगे फाइन मोटर स्किल का क्या हुआ? इसी में होता है ना। सारा कुछ इसमें डेवलपमेंट होता है उसका, और उसकी मानसिकता बनती है उत्पादक की। अभी हमने कौन सी मानसिकता बनाई? उत्पादक की बनाई कि उपभोक्ता की बनाई? कंज्यूमरिज्म। क्योंकि कुछ व्यापारी हैं, उनको व्यापार करना था, तो सारी एजुकेशन में लोगों को कंज्यूमर बना दिया। तुम कंज्यूम करो और मरो, उसका नाम होता है कंज्यूमर, है ना। कंज्यूम करो और मरो। अरे भाई साहब, कंज्यूम करने का जो सुख है उससे कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन का सुख है, उससे कई गुना ज़्यादा उसका सदुपयोग का सुख है। तो अब जब उत्पादन जुड़ जाता है शिक्षा के साथ। मैं दिल्ली IIT में एक बार गया, किसी डायरेक्टर से मुलाकात हुई। मैंने बोला आपके यहाँ तो देश के सबसे बड़े इंजीनियर बनाते हो आप? बोले हाँ। तो आपके यहाँ तो बड़े बड़े इंजीनियर होंगे? बिल्कुल हैं ही। तो मैंने कहा बताओ आपके यहाँ ग्रांट कितनी आती है? तो उन्होंने बताया कि साहब मिलती क्या है, चल बड़ा मुश्किल है जी, 300 करोड़ 350 करोड़ में हम साल चलाते हैं जिस तरह से, है ना। मैं बोला तुम्हारे यहाँ देश के सबसे सुप्रीम इंजीनियर और ग्रांट लेते हो, देश को देना चाहिए आपको। तो ऐसे रह जाते हैं, क्या कह रहे हो आप? नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ वर्किंग, कुछ भी। तो दिखते हैं कि जब उत्पादन के साथ नहीं जुड़ा तो बच्चे में जो खुशहाली आना चाहिए, जो उत्सव आना चाहिए, और जो टीचर और बच्चे के बीच में दोस्ती होनी चाहिए, तो वही नहीं, है ना। तो अब हमारे पूरे प्रोग्राम है ना उत्पादन के साथ चलते। 120 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो सारे प्रोडक्ट देख के आप हंसोगे, और तो आप भी बना सकते हो। क्या बनना? बेसन, हल्दी, साबुन, मूंगफली का तेल, ये आपके घर में दीदियाँ बना पटक देंगी सब। कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई एक्स्ट्रा, कोई ऐसे हाई फाई टेक्नोलॉजी की जरूरत भी नहीं है हमको। सिंपल टेक्नोलॉजी, है ना। कच्ची गाड़ी को लगाई, तेल बनाया, बच्चे भी बना रहे, माँ बाप भी बना रहे, मजे कर रहे हैं ना। तो बड़े आराम से होता है। तो 4 रोटी खा के 400 रोटी बनाओ, फिर से 4 खा लो, 396, फिर भी बच गई, फिर बच गई, फिर 396 में 4 खाओ, फिर 400 बनाया, तो अब कितनी बची हो? क्या करोगे इतनी रोटी का? तो ये समझ में आता है, एक उदाहरण दिया आपको, उसी से सारा समझ में आता है। तो हमारे अंदर ये प्राकृतिक देन है कि हमारा शरीर के लिए हमको सामान चाहिए ना, कि जीवन के लिए चाहिए सामान। किसको चाहिए? शरीर के लिए। और ये शरीर के, और हाथी के शरीर में बल ज्यादा, उत्पादन क्षमता 0 बटे सन्नाटा। मानव के शरीर में बल कम, उत्पादन क्षमता कितना गुना ज्यादा। और ये तो मैंने अभी ये बताया कि कोई बहुत टेक्नोलॉजी की बात नहीं करी,
आप गुजराती आदमी लगाओगे मशीन इसमें, तो 4 रोटी खा के 4 घंटे काम करके 4000 रोटी छापोगे आप। है ही ऐसा, गुजराती सबसे आगे, फास्ट हो गया काम। चलिए तो फटाफट चाय पी के आइए, फिर से हम बात करते हैं बढ़िया बढ़िया कुछ आगे की। धन्यवाद, नमस्कार। 15 हाँ जी, कुछ कह रहे हैं?